दोस्तों नमस्कार। वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों, महेश वर्णवाल की ज्योग्राफी की बुक की कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस हम कर रहे थे और ये सीरीज पूरी बाइलिंगुअल है। इंग्लिश मीडियम का पीडीएफ है और इसे बाइलिंगुअली एक्सप्लेन किया गया है। अब यहाँ पर हमने अपनी अर्थ की जियोलॉजिकल हिस्ट्री तक अपनी यात्रा को पूरा कर लिया था। अपनी अर्थ की जियोलॉजिकल हिस्ट्री को जानने के क्रम में हमने अलग अलग पीरियड्स को देखा और शुरुआत से लेकर अंत तक हम ये लगातार देखते रहे कि बहुत सी प्रजातियां बनती हैं और बहुत सी प्रजातियां नष्ट हो जाती हैं। इसके अलावा सरफेस और जो इंटरनल पार्ट है अर्थ के, उसमें लगातार चेंजेस आते हैं, बदलाव आते हैं। और उससे भी पहले हमने ये देखा था कि हमारी अर्थ का ओरिजिन क्या है, हमारी अर्थ कहाँ से ओरिजिनेट हुई है, इसका इवोल्यूशन कैसे हुआ है। और उसमें हमने पाया अंत में बहुत सारी थ्योरीज को हमने देखा है, बहुत सारी हाइपोथेसिस को देखा है। कांट से शुरुआत की थी वहाँ पर और उसके बाद बिग बैंग थ्योरी और इन्फ्लेशन थ्योरी पर हमारा जो कॉन्सेप्ट था वो समाप्त हुआ था। वहाँ पर आकर हम सहमत हो गए थे, सेटिस्फाइड हो गए थे और हमने मान लिया था कि एक हेवनली बॉडी थी, एक जलता हुआ फायर बॉल था और उसके अंदर विस्फोट होता है, एक्सप्लोजन होता है और उसमें से जितना भी मटेरियल है वो बाहर बिखर जाता है। यही तो थी बिग बैंग थ्योरी। तो सारा मटेरियल बाहर बिखरता है, उसमें नॉर्मल मैटर और डार्क मैटर दोनों रहता है। अब नॉर्मल मैटर और डार्क मैटर दोनों के आपस में कॉम्बिनेशन से, आपस में रिएक्शन से जितनी भी सेलेस्टियल बॉडीज हैं वो बनती हैं, उनका फॉर्मेशन होता है। बहुत सारी गैलेक्सीज बनती हैं, बहुत सारे सोलर सिस्टम बनते हैं, स्टार्स बनते हैं, प्लैनेट्स बनते हैं, बहुत कुछ बनता है। और ये जितनी भी चीज़ें बन रही हैं ये उसी फायर बॉल से अलग हुई हैं। तो जो चीज़ पहले से ही जल रही थी अब उसके भी टुकड़े अलग हो जाते हैं, तो उन टुकड़ों का भी तापमान कम तो होगा नहीं, वो भी उतने ही गर्म होंगे जितना कि वो फायर बॉल था, या हो सकता है कि कुछ मात्रा में उनका टेम्परेचर कम हो। तो इसी प्रकार से हमारी अर्थ भी बनी हुई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी अर्थ किसी समय जलता हुआ आग का गोला रही होगी, मतलब इसमें भी उतनी ही ज़्यादा गर्मी रही होगी जितनी कि उस फायर बॉल में, या जितनी कि हमारे सन में थी। तो इस प्रकार की गर्मी वाली चीज़ एकाएक ठंडी नहीं हुई होगी, इसे ठंडा होने में बहुत समय लगा होगा। तो ऊपर की सतह अभी ठंडी हो गई है, साइंटिस्ट ऐसा मानते हैं। जो अर्थ का ऊपर का क्रस्ट वाला पोर्शन है वो ठंडा हो गया है, लेकिन जो अंदर का हिस्सा है, जो क्रोड है, इसकी केंद्र है, वो अभी भी गर्म है। वहाँ जो भी पदार्थ है, जो भी मेटल है, वो मेल्ट मेल्ट कंडीशन में पाया जाता है, यानी उसकी जो सिचुएशन है वो पिघली हुई है। और ऐसा क्यों है? क्योंकि वहाँ पर तापमान बहुत ज़्यादा है। तो अर्थ के सेंटर का जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा है। इसका अंदाज़ा साइंटिस्ट कैसे लगाते हैं? क्या वो अंदर तक जाकर रिसर्च करते हैं? ये संभव नहीं है। अर्थ के सरफेस तक तो रिसर्च समझ में आती है, या बहुत हुआ तो एक गहरा गड्ढा खोद कर उसमें एलएचसी नाम की मशीन गाड़ दी, लेकिन वह भी सेंटर तक तो जाती नहीं है, वो तो ऊपर वाले हिस्से में ही रह जाती है। अर्थ के अंदर का जो पार्ट है उसको जानने के लिए अंदर जाना संभव नहीं है। हालांकि जो साइंस है उसके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। इम्पॉसिबल वर्ड ये साइंस की डिक्शनरी में नहीं आता। तो हो सकता है भविष्य में हो सके, मतलब ये पॉसिबल हो पाए, लेकिन अभी के लिए तो ये असंभव ही है। तो ऐसी कंडीशन में जो साइंटिस्ट हैं वो अलग अलग सोर्सेज का यूज करते हैं। उनके पास बहुत सारे सोर्सेज हैं, उसका इस्तेमाल करके वो अंदाज़ा लगाते हैं या पता लगाते हैं कि हमारे अर्थ का अंदर का जो स्ट्रक्चर है, इनर जो स्ट्रक्चर है वो कैसा होगा, इसका इंटीरियर पार्ट किस प्रकार का होगा, ये जानने की कोशिश करते हैं। और इसमें सबसे पहले जो यूज़ किए जाने वाले सोर्सेज हैं वो आर्टिफिशियल है। आर्टिफिशियल मतलब ये प्रकृति के द्वारा नहीं बनाए गए हैं, ये मानव निर्मित है या मनुष्य के द्वारा इनकी कल्पना की गई है। इसमें डेंसिटी है, प्रेशर है और टेम्परेचर है। सबसे पहले हम डेंसिटी के बारे में देखेंगे, उसके बाद प्रेशर के बारे में देखेंगे, उसके बाद टेम्परेचर के बारे में देखेंगे। इसके बाद जो दूसरे प्रकार के सोर्सेज हैं वो है नेचुरल सोर्सेज। अब नेचुरल सोर्सेज में दो प्रकार के मुख्य रूप से हैं। एक तो ज्वालामुखी उद्गार है यानी वॉल्केनिक इरप्शन है, और दूसरा सिस्मोलॉजी है यानी भूकंप विज्ञान। इन दोनों की सहायता से भी हमें अर्थ के बारे में काफ़ी कुछ जानने के लिए मदद मिलती है। वॉल्केनिक इरप्शन जब होता है तो अंदर से लावा बाहर आता है और लावा बहुत ज़्यादा गर्म होता है, पिघली हुई अवस्था में होता है। तो इससे हम ये अंदाज़ा लगाते हैं कि अंदर का जो मटेरियल होगा वो ऐसे ही पिघला हुआ होगा, लिक्विड स्टेट में होगा या जेली जैसा होगा, प्लाज्मा स्टेट में होगा। और इस प्रकार का मटेरियल अंदर क्यों है? क्योंकि टेम्परेचर अंदर का बहुत ज़्यादा है, क्योंकि लावा बहुत गर्म होता है। तो इससे हमें अंदाज़ा लगाने में सहायता मिलती है। और जो भूकंप होते हैं यानी अर्थक्वेक्स होते हैं वह भी हमें काफ़ी कुछ बता कर जाते हैं। हालांकि वो विनाशकारी होते हैं लेकिन उनसे हमें जानने में मदद मिलती है, ये हमने देखा। और एक तीसरा सोर्स और यूज़ किया जाता है, वह है हाइपोथेसिस। अब ये जो हाइपोथेसिस है ये कैसी है? ये अर्थ के ओरिजिन से जुड़ी हुई है। हमने अर्थ के ओरिजिन वाले चैप्टर में, जो ओरिजिन ऑफ द अर्थ नाम का चैप्टर था पीछे वाला, उसमें हमने ये देखा कि बहुत सारी हाइपोथेसिस आती हैं, बहुत सारी थ्योरीज आती हैं, जिसमें कि कांट की पहली थी, उसके बाद लाप्लास की थी, इसी प्रकार से चैम्बरलिन और मॉल्टन की हमने देखी थी, जेम्स जीन्स और जेफरीज की देखी थी। ऐसे ही हम आगे बढ़े थे और अंत में हमने जो लेमेंटेयर की थ्योरी थी वहाँ समापन किया था। तो ये जितनी भी थ्योरीज या जितनी भी हाइपोथेसिस है, इससे भी हमें काफ़ी कुछ अर्थ के बारे में जानने में मदद मिलती है। तो ये सारे सोर्सेज हैं, मतलब मुख्य रूप से तीन सोर्सेज का हम इस्तेमाल करते हैं। एक तो आर्टिफिशियल है, दूसरे जो एविडेंस है वो थ्योरीज पर बेस है,
थ्योरीज कैसी हैं, ये ओरिजिन ऑफ द अर्थ से जुड़ी हुई थ्योरीज हैं। इसके अलावा प्राकृतिक सोर्सेज हैं, मतलब नेचुरल सोर्सेज, उसमें वॉल्केनिक इरप्शन है और इसके अलावा सिस्मोलॉजी है। तो ये सब हम देखने वाले हैं। अब आगे बढ़ें और आर्टिफिशियल जो सोर्सेज हैं उनके बारे में गहराई से देखें। इससे पहले कुछ इन्फॉर्मेशन हमारे कोर्सेज के रिगार्डिंग, आइए पहले उसको देख लेते हैं। दोस्तों, हमारे पेड कोर्सेज अलग अलग सिविल सेवा परीक्षाओं के लिए संचालित हो रहे हैं, जिसमें यूपीपीएससी, एमपीपीएससी और बीपीएससी द्वारा कंडक्ट होने वाले एग्जाम्स हैं। इसके अतिरिक्त संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा के लिए भी इसे लॉन्च किया गया है और ये सारे कोर्सेज टेलीग्राम के माध्यम से चलाए जाते हैं। अगर आप इनसे जुड़ना चाहते हैं और घर बैठे अपनी पूरी प्रिपरेशन करना चाहते हैं, पूरा स्टडी मटेरियल और फुल गाइडेंस आपको दिया जाएगा, तो आप नीचे दिए गए जो नंबर है उन पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, फ़ोन या व्हाट्सएप के जरिए। इसके अलावा फ्री इनिशिएटिव की अगर हम बात करते हैं तो सबसे अच्छा माध्यम है यूट्यूब पर हम वर्तमान में हमारे 4 चैनल चल रहे हैं। जो चारों चैनल हैं उनको आप सब्सक्राइब कर लीजिए और यहाँ जुड़े रहिए। जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिए, इससे जितने भी नोटिफिकेशन है वो आपको टाइमली मिलते रहेंगे। यहाँ जो वीडियोज़ आप देखते हैं उसे देखिए, सुनिए और उसे नोट करते जाइए। नोट्स बनाने से ये आपके दिमाग में स्टेबल हो जाएंगे और बाहर जो जानकारियाँ हैं वो स्किप नहीं करेंगी। इसके अतिरिक्त टेलीग्राम पर जो हमारे चैनल चलते हैं, जैसे कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के नाम से चलता है, इसके अलावा वनली यूपीपीएससी बाय स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, ये पूरी तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट चैनल है। कई हैं लेकिन ये 2 मुख्य हैं, तो इनसे आप जुड़े रहिए। जितने भी नोटिफिकेशन वगैरह हैं वो यहीं आपसे शेयर किए जाएंगे, तो आप किसी भी सूचना से वंचित न रह जाएं, इसलिए इनसे जुड़ना आवश्यक है। और यहाँ आपको देना कुछ भी नहीं है, कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको अगर चाहिए तो यहाँ आपको आराम से मिल जाएगी, चाहे वो आयोग से जुड़ी हुई हो या हमारे चैनल से जुड़ी हुई हो। अब चलते हैं आगे। पीडीएफ के फॉर्मेट में पहले देख लीजिए। पहले आर्टिफिशियल सोर्सेज हैं, जिसमें कि आप यहाँ देख पा रहे हैं। आर्टिफिशियल सोर्सेज में पहली डेंसिटी है, उसके बाद प्रेशर है, उसके बाद टेम्परेचर है। इसी प्रकार से एविडेंस फ्रॉम द थ्योरीज ऑफ द ओरिजिन ऑफ द अर्थ के ओरिजिन के आधार पर जो थ्योरीज दी गई थी, मतलब उसको बेस बनाकर जो अलग अलग हाइपोथेसिस थी उनको हम यहाँ पर एविडेंस के तौर पर यूज करते हैं, जिसमें कि प्लैनेटेसिमल हाइपोथेसिस थी। इसके बाद और भी हैं, जैसे टाइडल वेव की हाइपोथेसिस है, नेबुलर हाइपोथेसिस है। इन सब का हम यूज करते हैं अर्थ के अंदर के इंटीरियर पार्ट को जानने के लिए। यहाँ आप उसे लिखित तौर पर भी देख रहे हैं। द प्लैनेटेसिमल हाइपोथेसिस होल्ड्स दैट द कोर ऑफ द अर्थ इज सॉलिड इन स्टेट। जो प्लैनेटेसिमल हाइपोथेसिस है वो हमें ये बताती है कि अर्थ का जो कोर है, अर्थ का जो केंद्र है, वो कैसा है, सॉलिड स्टेट में है। Whereas the tidal hypothesis and the nebular hypothesis hold that the core is liquid in state या is in liquid state। मतलब यहाँ पर जो अर्थ का कोर है वो लिक्विड स्टेट में है, ऐसा कहने वाली हाइपोथेसिस कौन है, ये टाइडल है। तो जितने विचार हैं उतना ही इसमें अलग अलग विभिन्नता है। मतलब कहते हैं ना, जितने मुंह उतनी बातें, तो वही चीज़ यहाँ पर है। ये जितनी भी हाइपोथेसिस है ये प्रैक्टिकल के द्वारा प्रूव तो की नहीं गई थी, जिसके जो मन में आया वही बोल दिया। तो इसलिए यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो प्लैनेटेसिमल हाइपोथेसिस है उसमें कहा जा रहा है कि अर्थ का जो क्रोड है, यानी कोर वाला एरिया है, सेंटर पॉइंट है, वो सॉलिड स्टेट में है। ये कौन कहता है, ये प्लैनेटेसिमल हाइपोथेसिस कहती है। और इसके बाद जो टाइडल वेव वाली हाइपोथेसिस हमने देखी है उसमें ये कहा जाता है कि अर्थ का जो कोर है वो लिक्विड स्टेट में है, यानी तरल अवस्था में है। और इट इज क्लियर फ्रॉम दीज 2 कॉन्ट्रेरी एज्यूम्शंस दैट द कोर ऑफ अर्थ इज आइदर सॉलिड और लिक्विड। तो यहाँ पर जो साइंटिस्ट हैं वो कम चालाक थोड़े ही हैं। जो बाद वाले वैज्ञानिक थे वो कहीं ज़्यादा बुद्धिमान थे। ये पहले वाले जितने भी दार्शनिक थे उनकी तुलना में इनकी बुद्धि का स्तर और सबसे बड़ी बात की जो सुविधा साधन थे वो ज़्यादा उपलब्ध हो गए थे। पहले के समय में इतने इंस्ट्रूमेंट, इतने ऑपरेटर्स नहीं होते थे, तो इतनी सुविधा ना होने के बावजूद वो लोग अच्छी खासी कल्पना कर लेते थे, ये बात नहीं है। लेकिन आज का जो मनुष्य है वो ज़्यादा बुद्धिमान है, उसका जो IQ लेवल है वो पहले की तुलना में काफ़ी बढ़ गया है। तो ये जो साइंटिस्ट हैं आज वाले, प्रेजेंट टाइम वाले, ये कम नहीं है। ये दोनों से क्या निष्कर्ष निकालते हैं, कोई दूसरा होता, मतलब साइंटिस्ट के अलावा कोई नॉर्मल ह्यूमन बीइंग होता, तो वो ये मानता कि प्लैनेटेसिमल वाले जो है वो अलग बात कर रहे हैं और जो टाइडल हाइपोथेसिस है वो कुछ और बोल रही है। तो इन दोनों लोगों का दिमाग खराब हो गया है। लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर दोनों को मिलाकर जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने एक निष्कर्ष निकाला। उन्होंने कहा कि अर्थ का जो कोर है वो दोनों हाइपोथेसिस को अगर हम सही मानते हैं तो या तो लिक्विड है या सॉलिड है। और आगे आप जब देखेंगे तो इसी में या और जुड़ जाता है और वो कहते हैं कि या तो ये दोनों के बीच की कंडीशन है। और दोनों के बीच की कंडीशन क्या, मतलब जेली नुमा है, अर्ध तरल अवस्था में इसको कहा जा सकता है, या अर्ध ठोस अवस्था में है, ऐसा कहा जा सकता है। तो इस प्रकार के जो एविडेंस है इनसे अलग अलग कंक्लूजन निकलते हैं। तो इसमें जो हाइपोथेसिस हमने पहले देखी है अर्थ के ओरिजिन से जुड़ी हुई, उसको हम लोग यूज़ करते हैं, एविडेंस के तौर पर यूज़ करते हैं और उससे अपना ही निष्कर्ष निकालते हैं, अपना कंक्लूजन निकालते हैं। तो इन दोनों जो कॉन्ट्रेरी अज्यूम्शन है, ये सब अज्यूम्शन है और इन सब एज्यूम्शन से हमें ये पता लगता है कि जो अर्थ की कोर है वो या तो आइदर सॉलिड है और लिक्विड है।
ये तो बात हुई एविडेंसेस की। अब इसके बाद जो नेचुरल सोर्सेस हैं वो कौन कौन से हैं, तूने हमने देखा ही है। एक तो वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ हैं, उसके बाद सिस्मोलॉजी है, और जो मेटेराइट्स हैं उनके जो एविडेंस है वो भी यहाँ पर काम करते हैं। मेटेराइट्स के बारे में हमने देखा था, उल्काश्म और उल्कापिंड। उल्कापिंड कौन थे, जो रास्ते में ही जलकर राख बन गए और जो धरती के सरफेस तक पहुंच गए, अर्थ के सरफेस तक आने में सफल हो गए, वो उल्काश्म कहलाए। अश्म मतलब क्या होता है, पत्थर होता है, उसी को हम लोग इंग्लिश में मेटेराइट कहते हैं। तो यह जो मेटेराइट है ये अर्थ के सरफेस पर आधी जली हुई कंडीशन में पहुंचते हैं, और ये सेलेस्टियल बॉडीज़ का ही पार्ट होते हैं। जितनी भी सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं या जितने भी मतलब यूनिवर्स का ही ये एक हिस्सा है, और इनका भी फॉर्मेशन उसी समय हुआ है जब बिग बैंग थ्योरी का जो एजम्पशन है वो किया जा रहा था। मतलब जिस समय महाविस्फोट की घटना हुई थी, बिग बैंग हुआ था, उसी समय इनका भी फॉर्मेशन हुआ है। ये सब कुछ उसी समय का है, उतना ही पुराना है। तो ये मेटेराइट्स हमें काफ़ी कुछ बताते हैं। इसी से हमने अंदाज़ा लगाया था कि हमारी अर्थ की जो एज है वो 4.6 बिलियन ईयर्स है। ये हमने पीछे गेस किया है। तो ये किस आधार पर किया है, चंद्रमा की जो चट्टानें हैं, चंद्रमा का जो रॉक सैंपल और सॉइल सैंपल था उससे हमने गेस किया है, और इसके अलावा जो मेटेराइट्स थे उससे हमने अंदाज़ा लगाया है। तो यहाँ पर ये सब नेचुरल सोर्सेज हैं जिनका कि हम यूज़ करते हैं, और ये हमें सबसे ज़्यादा अच्छी जानकारी देते हैं। तो इन सब के बारे में हम देखने वाले हैं। अब सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे जो आर्टिफिशियल सोर्सेज हैं वहाँ से, यानी जो अप्राकृतिक सोर्स हैं उनके बारे में हम पहले बात करेंगे। और उसमें सबसे पहली है डेंसिटी। डेंसिटी यानी घनत्व। तो घनत्व के बारे में देख लीजिए, यहाँ आप इसे रिटन फॉर्मेट में देख रहे हैं। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटी, न्यूटन का जो गुरुत्वाकर्षण का नियम है, लॉ ऑफ ग्रेविटी है, उसके अकॉर्डिंग डेंसिटी ऑफ द अर्थ इज 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब क्या है, ये डेंसिटी को मीजर करने की यूनिट है, और इसका जो अमाउंट है वो कितना है, 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। ये अर्थ की डेंसिटी बताई गई है, और इसमें बेस बनाया गया है न्यूटन के लॉ ऑफ ग्रेविटी को। वेयर एज द डेंसिटी ऑफ द अर्थ क्रस्ट, मतलब अर्थ की जो क्रस्ट है उसकी डेंसिटी की अगर हम बात करें तो वह 3.0 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। यहाँ पर आप ओवरऑल अगर अर्थ की डेंसिटी को देखते हैं तो वो 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब आपको दिखाई देती है। लेकिन अगर सिर्फ हम क्रस्ट की बात करें, अर्थ के अलग अलग पार्ट्स जो है उनको हम डिवाइड करके देखें तो क्रस्ट की डेंसिटी कम है। ये कितनी है, ये 3.0 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। दिस इंडिकेट्स, यह दर्शाता है कि डेंसिटी ऑफ द कोर ऑफ द अर्थ वुड बी ग्रेटर देन 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ पर ये चीज़ प्रकट होती है, या इस चीज़ को ये इंडिकेट करता है कि अर्थ की कोर की डेंसिटी, जो अर्थ है उसमें कई लेयर्स हैं, ये हम जानते हैं। हमारी जो अर्थ है, आप आगे देखेंगे कि बीच वाला जो हिस्सा है उसको कोर कहते हैं, जो मध्य वाला मतलब मिडिल वाला पार्ट है उसको हम लोग मेंटल कहते हैं, और जो सबसे ऊपरी जो ऊपर की परत है इसको हम क्रस्ट कहते हैं। तो क्रस्ट की डेंसिटी हमने देखा कि 3.0 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, कम है। और टोटल ओवरऑल जो एवरेज एक हम निकालते हैं वो 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। तो इसका मतलब ये भी निकलता है कि जो कोर है, कोर एरिया है, उसकी डेंसिटी कहीं ज़्यादा है, यानी 5.5 से भी ज़्यादा है। तभी तो एवरेज निकालेंगे तो वो 5.5 के लगभग में आएगा। तो ये यहाँ पता लगता है। और जनरली द डेंसिटी इज टेकन एज 11 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब विच इज 7 to 8 टाइम्स हैवियर देन वाटर। यहाँ पर जो कोर की डेंसिटी है उसकी बात की जा रही है, वह 11 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब आंकी गई है। ये एवरेज है, मतलब इतना एक एवरेज के तौर पर या जनरली इस्तेमाल किया गया है, मीज़र किया गया है। और यह 7 से 8 गुना ज़्यादा है पानी की डेंसिटी के, मतलब वाटर की डेंसिटी से ये 7 से 8 गुना अधिक है। और यह इंडिकेट करता है कि डेंसिटी ऑफ द इंटीरियर इज़ हायर। इससे यही पता लगता है कि जो इंटीरियर पार्ट अर्थ का है उसकी डेंसिटी जो आउटर पार्ट है उसकी तुलना में कहीं ज़्यादा है। जो एक्सटीरियर है अर्थ का उसकी तुलना में इंटीरियर जो है अर्थ का वो काफ़ी ज़्यादा डेंस है, सघन है। यानी कोर वाले एरिया में डेंसिटी मैक्सिमम है, और जैसे जैसे हम मेंटल और क्रस्ट की ओर बढ़ने लगते हैं, यानी ऊपर की ओर आने लगते हैं, बाहर आने लगते हैं, वैसे वैसे डेंसिटी में कमी आती है, गिरावट आती है। ये हमने यहाँ पर घनत्व के बारे में देखा। और इस डेंसिटी वाले कॉन्सेप्ट से हमें ये पता लगा कि अंदर वाला पार्ट किस प्रकार का है और बाहर वाला पार्ट किस प्रकार का है। तो अंदर वाले स्ट्रक्चर को जानने में यहाँ से सहायता मिलती है। और ये जिस सोर्स के तौर पे हम इसे यूज़ कर रहे हैं वो कैसा है, ये आर्टिफिशियल सोर्स है। कुछ चीज़ें और हैं, उन्हें भी देख लीजिए ये डेंसिटी के ही कॉन्सेप्ट में। डेंसिटी वाले कॉन्सेप्ट को शुरू करने से पहले हमने न्यूटन के ग्रेविटेशनल फोर्स का जो मतलब ग्रेविटी का जो लॉ था उसके बारे में देखा था। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटी मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में इन्होंने अपना जो रूल दिया था, पीछे हमने वो फार्मूला भी देखा है, F=G(m1m2/r²। तो उस सिद्धांत को यहाँ बेस बनाकर, इनका जो प्रिंसिपल है न्यूटन का, इसको बेस बनाकर कैवेंडिश नाम के एक साइंटिस्ट आते हैं। उन्होंने 1798 में यानी 1798 में
अर्थ की औसत डेंसिटी को, मतलब एक एवरेज जो डेंसिटी है उसको मीज़र करने की कोशिश की थी। 1798 में ये साइंटिस्ट है, इनका नाम है कैवेंडिश। इन्होंने सबसे पहले अर्थ का जो एवरेज पूरा डेंसिटी था उसको मीज़र करने की कोशिश की थी। और इनका कहना था कि अर्थ की जो एवरेज डेंसिटी है वो पानी की तुलना में, यानी वाटर की तुलना में 5.48 टाइम्स मैक्सिमम है, मतलब ज़्यादा है। उसकी जो डेंसिटी है वो 5.48 टाइम्स ग्रेटर है। किससे? वाटर से। तो वाटर से यहाँ पर अर्थ की डेंसिटी की कंपैरिजन की जा रही है, तो हमें पता लग रहा है कि ये 5.48 गुना ज़्यादा है पानी की डेंसिटी से। ये हमने देखा। और ऐसा इन्होंने कब कहा? ये जो सन था ये था 1798 में इन्होंने न्यूटन के ही लॉ को बेस बनाया था और इनका नाम था कैवेंडिश। पानी की डेंसिटी से अर्थ की डेंसिटी ज़्यादा है, ये इन्होंने बताया। इसके बाद और भी साइंटिस्ट आते हैं, जैसे कि पॉइंटिंग है। पॉइंटिंग ने 1878 में, पॉइंटिंग नाम के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने 1878 में एक प्रैक्टिकल किया और प्रैक्टिकल के आधार पे इन्होंने अर्थ की जो एवरेज डेंसिटी है उसको 5.49 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब कैलकुलेट किया। इनका नाम था पॉइंटिंग और इन्होंने 1878 में, मतलब सबसे पहला जो इसमें निष्कर्ष निकाला गया है वो कब निकाला गया है? 1798 में निकाला गया है। उसके बाद पॉइंटिंग आते हैं 1878 में और वो कैलकुलेट करके बताते हैं कि अर्थ की जो एवरेज डेंसिटी है वो 5.49 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। फिर इसके बाद 1950 में, यानी 1950 में, जब हम लोग रिपब्लिक डे मना रहे थे, तो उस समय या उसके बाद वाला जो समय आता है, बाद वाला जो टाइम पीरियड है, उसमें सैटेलाइट को बेस बना के ये चीज़ें की गई। मतलब जो अध्ययन है उसमें सैटेलाइट को शामिल किया गया और उसके आधार पर जब अर्थ की एवरेज डेंसिटी को कैलकुलेट किया गया तो उसमें हमें अलग अलग रिजल्ट प्राप्त हुए और उसके हिसाब से 5.517, ये देख लीजिए इसे लिखित तौर पर, 5.517 ये क्या है? ये डेंसिटी नापी गई है। ये सैटेलाइट को बेस बनाकर या सैटेलाइट की हेल्प से नापी गई है। इतना ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, 5.517। दशमलव के बाद वाले, पॉइंट के बाद वाले जितनी भी डिजिट होती हैं उनको अलग अलग पढ़ते हैं। तो यहाँ पर 5.517 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब ये जो है औसत डेंसिटी नापी गई है, ये हमने नापा है। और इसमें भी जो क्रस्ट है उसकी डेंसिटी 2.6 से लेकर 3.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब के बीच की है। और जो कोर एरिया है, जो क्रोड है अर्थ की, उसका अगर हम डेंसिटी देखें, उसकी डेंसिटी देखें तो यहाँ पर 11 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब नापी गई है। ये सब सैटेलाइट द्वारा प्राप्त जानकारी है। उपग्रह के आधार पर जो निरीक्षण करके कैलकुलेट किया गया है उसको हम लोग यहाँ देखते हैं। तो इसमें हमने देखा कि 2.6 से लेकर 2.6 से लेकर 3.3 तक ये ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में क्रस्ट की डेंसिटी है। ये क्रस्ट की डेंसिटी की बात की जा रही है, यानी सबसे ऊपरी लेयर। और अंदर वाले पार्ट की अगर हम बात करें, जो इनर पोर्शन है, जिस इंटीरियर के बारे में हम यहाँ जानने का प्रयास कर रहे हैं, तो वो 11 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। ऐसा एवरेज है। और इससे ये पता चलता है, इन सारी बातों का यही कंक्लूजन है कि अर्थ के अंदर की जो डेंसिटी है वो मैक्सिमम है और बाहर की जो डेंसिटी है, सबसे बाहरी हिस्से की, वो मिनिमम है। इतना हमने डेंसिटी के बारे में देखा और इसमें कई साइंटिस्ट जो है उनका नाम आया, उनका जिक्र आया, जैसे कि न्यूटन का सबसे पहले आया शुरुआत में। उन्हीं के लॉ को बेस बनाकर यहाँ पर जितनी भी हाइपोथेसिस हैं, जितनी भी थ्योरीज हैं, उनको दिया गया था। उसके बाद अगले नंबर पर कैवेंडिश आते हैं और कैवेंडिश के बाद पॉइंटिंग आते हैं। इन्होंने बार बार अपने अपने तरीके से प्रैक्टिकल करके जो डेंसिटी का कैलकुलेशन है वो हमारे सामने रखा। इसके बाद जो अगला इसमें सोर्स है, आर्टिफिशियल सोर्सेस में जो अगला हिस्सा है वो है प्रेशर। प्रेशर को हम देखते हैं। प्रेशर यानी क्या? दबाव। जैसे आपने प्रेशर कुकर के अंदर दबाव डाल के खाना पकाया है, तो वैसे ही यहाँ अर्थ के अंदर भी प्रेशर है। अब किस तरह का प्रेशर है इसको देख लेते हैं। दोस्तों, जब डेंसिटी के बारे में हम देख रहे थे तो वहाँ पर अलग अलग जो रिसर्च होते हैं या जो थ्योरीज आती हैं, उन सब से एक रिजल्ट कॉमन दिखाई देता है। मतलब एक रिजल्ट सभी में एक जैसा है, सिमिलर है। वो सिमिलरिटी क्या है? सिमिलरिटी ये है कि अर्थ के अंदर वाला जो पार्ट है उसकी डेंसिटी ज़्यादा है और अर्थ के बाहर वाला जो पोर्शन है, मतलब जो एक्सटीरियर है, उसकी डेंसिटी कम है। तो सवाल ये उठता है कि अंदर वाले हिस्से की डेंसिटी किस प्रकार से ज़्यादा है? मतलब ये कैसे संभव है कि अंदर वाला जो पार्ट है उसकी डेंसिटी अधिक हो और बाहर वाले पार्ट की कम हो? तो इससे ये कल्पना की जाती थी, मतलब इस चीज़ को बेस बना के यहाँ पर एक कल्पना की गई और उस कल्पना में ये बात कही गई कि ऊपर वाला जितना भी पोर्शन है उसका प्रेशर जो अंदर का पार्ट है उस पर पड़ता है, जो बाहर की रॉक्स हैं उनका पूरा प्रेशर अंदर वाले हिस्से पर पड़ता है। इस वजह से अंदर वाले हिस्से में प्रेशर ज़्यादा बढ़ने की वजह से डेंसिटी इंक्रीज करती है, डेंसिटी में बढ़ोतरी होती है। आप जानते हैं कि प्रेशर बढ़ाने पर डेंसिटी बढ़ेगी। प्रेशर को इंक्रीज अगर आप कर देंगे तो डेंसिटी में भी बढ़ोतरी होगी, ये बात आप जानते हैं। कैसे? तो मान लीजिए कोई लोहे का टुकड़ा है,
सपोज दैट लोहे का टुकड़ा नहीं, आप रबर ले लीजिए, क्योंकि लोहे को दबाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। लोहे को दबाने के लिए आपको कोई मशीन यूज़ करनी पड़ेगी। मान लीजिए कोई रबर का टुकड़ा है, हालांकि रबर में प्रत्यास्थता होती है, इलास्टिसिटी होती है, लेकिन फिर भी आप दबाएंगे तो ये दबेगा। अब रबर के टुकड़े के अंदर पार्टिकल है, जो मिटाने वाला इरेजर होता है उसकी बात की जा रही है, सिर में लगाने वाला रबर या रबर बैंड की बात नहीं कर रहे हैं। तो जो मिटाने वाला इरेजर होता है उसमें अगर आप उसको ले लेंगे तो उसके अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे, इसमें कोई संदेह है नहीं, क्योंकि सभी जितने भी वस्तुएं हैं उनमें छोटे छोटे कण होते हैं, उन्हीं से उनका निर्माण होता है। यहीं से तो एटम्स का जो और मॉलिक्यूल्स का जो कॉन्सेप्ट है वो उभर कर सामने आता है। तो अगर आप इस पर दोनों ओर से प्रेशर डालिए, दोनों ओर से इसको हाथ से पकड़कर दबाइए, तो क्या होगा, इसकी आकृति में चेंज आएगा, इसका शेप जो है वो चेंज हो जाएगा। फिर आप छोड़ देंगे तो ये पहले वाली कंडीशन में आ जाएगा। लेकिन इससे क्या होता है, जब आपने इसे दोनों ओर से प्रेस किया, दबाया, पुश किया, तो इससे इस पर प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ गया, और प्रेशर जब बढ़ा तो इसके अंदर जितने भी पार्टिकल्स थे, जितने भी इसके कण थे, वो एक दूसरे के नज़दीक आने लगेंगे। दोनों के बीच का, जैसे मान लीजिए ये दो कण हैं और दोनों पे आपने इस ओर से और इस ओर से दबाव डाल दिया, तो दोनों के बीच का जो गैप है वो क्या होगा, कम होने लगेगा। और बीच का जब गैप कम होगा तो इसी के आधार पे हम डेंसिटी निर्धारित करते हैं। डेंसिटी और क्या होती है, यही तो होती है बीच का गैप, किसी भी दो कणों के बीच का या बहुत सारे कण हैं उनके बीच का जो गैप है वो कितना ज़्यादा है या कितना कम है, इसी पर उस चीज़ की डेंसिटी निर्भर करती है। सघनता, सघनता का मतलब समझ रहे हैं, सघनता मतलब जैसे ज़्यादा घनत्व वाली चीज़ें, किसी भी चीज़ को ज़्यादा पास पास रख दीजिए तो उसमें सघनता बढ़ जाएगी, उसके बीच की दूरी बढ़ा दीजिए तो वहाँ पर सघनता कम हो जाएगी। ठीक वही चीज़ यहाँ भी होती है। तो प्रेशर अगर आप बढ़ाते हैं तो इससे डेंसिटी इंक्रीज करती है, बीच का जो गैप है इनके वो कम हो जाएगा, तो इससे डेंसिटी में वृद्धि होगी। वही चीज़ यहाँ भी कही गई कि अर्थ के ऊपर का जो सरफेस था वो अंदर वाले पार्ट पे इतना ज़्यादा प्रेशर डाल रहा था, जिसकी वजह से इतना ज़्यादा अंदर वाले पार्ट में डेंसिटी में इंक्रीज हमें देखने के लिए मिलता है। ये हमने देखा, और इसे ही यहाँ पर रिटन फॉर्मेट में देख लीजिए। हाई डेंसिटी एट द कोर ऑफ द अर्थ कैन बी अंडरस्टूड विथ रेफरेंस टू द प्रेशर ऑफ सुपर इंक्यूम्बेंट लोड ऑफ ओवरलाइंग रॉक्स। ओवरलाइंग रॉक्स का मतलब क्या, जो ऊपर से सोई हुई इस पर चट्टाने हैं, मतलब पड़ी हुई या जमी हुई चट्टाने हैं, उनका जो दबाव है वो अंदर वाली परत पर पड़ता है, और इसी प्रेशर की वजह से जो अंदर की हाई डेंसिटी है उसको हम समझ सकते हैं, मतलब उसे समझने में हमें सहायता मिलती है। तो ज़्यादा मात्रा में जो प्रेशर है ऊपर की चट्टानों का, ऊपर की रॉक्स का, वो अंदर वाले सरफेस पर पड़ रहा है, और इसी वजह से अंदर वाले सरफेस की, अंदर वाले पार्ट की डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, और तुलनात्मक रूप से जो बाहर की क्रस्ट या मेंटल है उसमें डेंसिटी कम पाई जाती है। वाइल इंक्रीज इन प्रेशर रिजल्ट इंक्रीज इन डेंसिटी। आप देख रहे हैं यहाँ पर साफ साफ कहा गया है कि जब प्रेशर इंक्रीज करेगा, जब प्रेशर में इंक्रीज होगा तो उसका रिजल्ट क्या होगा कि डेंसिटी भी इंक्रीज करेगी। बट ईच रॉक, यहाँ पर प्रत्येक चट्टान की अगर हम बात करें, चट्टानों के बारे में भी आगे देखेंगे, फिलहाल यहाँ रॉक के रूप में इन्हें देख लीजिए, ये होती क्या है असल में ये भी देखना है। तो ईच रॉक हैज़ इट्स ओन डेंसिटी लिमिट। यहाँ पर देखिए मनमाना नहीं है कि हम कितना भी घनत्व को बढ़ा लें, ऐसा नहीं कि आपने मनमाना प्रेशर लगा दिया और मनमाने तरीके से जो डेंसिटी है वो इंक्रीज कर जाएगी। हर पदार्थ की अपनी एक लिमिट होती है, उतनी ही लिमिट तक उसमें डेंसिटी में इंक्रीज होगा, उसके बाद वो फिक्स हो जाएगी, चाहे आप उसे कितना भी तोड़िए और मरोड़िए। तो वही चीज़ है, हर रॉक के अंदर अपनी एक डेंसिटी लिमिट होती है, और उससे ज़्यादा उसके अंदर डेंसिटी में इंक्रीज नहीं हो सकता, विच कैन नॉट बी इंक्रीज, मतलब उसे और बढ़ाया नहीं जा सकता, जितना उसके अंदर लिमिट है उतना ही वो बढ़ेगी। इतना हमने देखा, चाहे आप कितना भी उस पर प्रेशर बढ़ा लीजिए, यहाँ पर आप देख ही रहे हैं। दिस इंडिकेट दैट, यह दर्शाता है कि रॉक्स लेइंग इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ आर मेड अप ऑफ मटेरियल्स ऑफ हाई डेंसिटी। इसका मतलब ये हुआ कि जो रॉक्स अंदर वाले पार्ट में है, मतलब अर्थ के इंटीरियर में है, वो किसी प्रकार के, मतलब ऐसे मटेरियल से बनी हुई है जिनकी डेंसिटी काफ़ी हाई है, जिनका घनत्व तो बहुत ज़्यादा उच्च है। इस प्रकार के मटेरियल से इनका फॉर्मेशन हुआ है, उस प्रकार के मटेरियल से ये मेड अप हुई है। यहाँ बात की जा रही है जो इंटीरियर रॉक्स हैं उनकी, तो इसमें हमने कुल मिलाकर दोनों को जोड़ कर देखा, मतलब डेंसिटी और प्रेशर को आपस में अटैच करके देखा, और हमने देखा कि डेंसिटी क्यों बढ़ रही है। इसका कारण तलाशने के लिए लोग प्रेशर की ओर गए, और ये पता लगा कि ऊपर वाला जो हिस्सा है, ऊपर वाली जो रॉक्स हैं, उन्हीं का दबाव अंदर के सरफेस पर पड़ता है, और अंदर वाले जितने भी मॉलिक्यूल्स या जितने भी पार्टिकल्स हैं उनमें डेंसिटी इंक्रीज कर जाती है। यही वजह है कि बाहर की तुलना में इंटीरियर पार्ट की डेंसिटी ज़्यादा होती है। लेकिन उसके साथ हमने यह भी देखा कि जितनी रॉक्स होती हैं, अंदर वाली हो या बाहर वाली हो, उनमें घनत्व बढ़ने की भी एक सीमा होती है, मतलब एक लिमिट तक ही उनकी डेंसिटी इंक्रीज कर सकती है, उसके बाद आप चाहे जितना भी उस पर प्रेशर क्यों न डाल लीजिए वह इंक्रीज नहीं करेगी। ये हम देख चुके हैं। और प्रेशर और डेंसिटी दोनों में जो संबंध है वो समानुपाती होता है, मतलब अगर एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा।
कहने का मतलब ये है कि अगर आप प्रेशर बढ़ाइएगा तो डेंसिटी बढ़ेगी, डेंसिटी बढ़ाइएगा तो प्रेशर बढ़ेगा, ये चीज़ें होंगी। ये हमने देख लिया। अब इसके बाद जो तीसरा वाला सोर्स है उसको देख लीजिए, जो कि है टेम्परेचर। तो टेम्परेचर में क्या होता है, नॉर्मली द टेम्परेचर इंक्रीजेज बाई 1 डिग्री फॉर एवरी 32 मीटर्स ऑफ द डेप्थ। यहाँ पर अर्थ की डेप्थ को अगर हम देखें तो प्रत्येक 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री टेम्परेचर में इंक्रीज देखने के लिए मिलता है। टेम्परेचर अंदर जाने पर इंक्रीज कर रहा है, ये हमें यहाँ पता लगता है। कैसे? तो 1 डिग्री का जो बढ़ाव है या बढ़ोतरी है, इंक्रीजमेंट है, वो हमें दिखाई देता है 32 मीटर नीचे जाने पर। जो 32 मीटर की डेप्थ है उतनी गहराई में जाने पर 1 डिग्री टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज कर जाता है। बट दिस राइज इन टेम्परेचर वाइल गोइंग डाउन द सर्फेस ऑफ अर्थ इज नॉट यूनिफॉर्म। ये एक समान नहीं होता, इसमें यूनिफॉर्म प्रोसेस नहीं होता। ये कभी तेजी से बढ़ता है और कभी धीरे धीरे बढ़ता है। मतलब इसमें वृद्धि तो लगातार होती है। ऐसा नहीं है कि आप अर्थ के सरफेस से नीचे जा रहे हैं, मतलब ये क्रस्ट है, इससे आप अंदर की ओर घुस रहे हैं, तो ऐसा नहीं होगा कि टेम्परेचर कम होने लगेगा, बढ़ेगा, लेकिन कुछ हद तक तेजी से बढ़ेगा और उसके बाद इसमें जो स्पीड है वो स्लो हो जाएगी, कमी आ जाएगी, बढ़ोतरी तब भी होगी। तो आप शुरुआत में देख रहे हैं कि 32 मीटर की गहराई में जाने पर इसमें 1 डिग्री का इंक्रीज देखने के लिए मिलता है, लेकिन यह यूनिफॉर्म प्रोसेस नहीं है। मतलब जो टेम्परेचर में इंक्रीजमेंट हो रहा है ये यूनिफॉर्म तरीके से नहीं होता है। इसके बाद आप आगे देखिएगा, फॉर फर्स्ट 100 किलोमीटर, पहली जो 100 किलोमीटर की गहराई है, यहाँ पर डेप्थ की बात की जा रही है। तो जो फर्स्ट 100 किलोमीटर की डेप्थ है, द टेम्परेचर राइजेस बाई 12 डिग्री सेल्सियस। आफ्टर दैट द नेक्स्ट 300 किलोमीटर ऑफ डेप्थ द टेम्परेचर राइजेस बाई 2 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर देख लीजिए ये 2C लिख दिया है, इसको ऐसे लिखना चाहिए था, 2 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर, यानी 1 किलोमीटर जाने पर जो टेम्परेचर है उसमें 2 डिग्री सेल्सियस का इंक्रीज हमें दिखाई देता है। तो इसे हम क्रम से देखेंगे, शुरुआत से देख लीजिए। देखिए यहाँ पर फॉर फर्स्ट 100 किलोमीटर, यानी पहले 100 मीटर की गहराई में, जब पहले हम 100 मीटर की गहराई में क्रस्ट से अंदर की ओर जाते हैं तो टेम्परेचर में कितना राइज होता है, 12 डिग्री सेल्सियस का होता है। उसके बाद जब अगले 300 किलोमीटर की गहराई में हम अंदर जाते हैं, डेप्थ में जाते हैं, तो टेम्परेचर जो है वो 2 डिग्री सेल्सियस हर किलोमीटर पर इंक्रीज करता है। 2 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हर प्रत्येक 1 किलोमीटर पर होती है। और आगे, इसके आगे जब हम गहराई में बढ़ते हैं, जो कि संभव नहीं है, लेकिन अगर हम कल्पना करें कि हम यहाँ तक बढ़ जा रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में टेम्परेचर में राइज तो होता है, लेकिन कितना, 1 डिग्री सेल्सियस का प्रत्येक किलोमीटर पर, यानी 1 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर का जो राइज है वो हमें देखने के लिए मिलता है। तो यहाँ टेम्परेचर में अलग अलग तरीके से राइज और फॉल हो रहे हैं। फॉल तो नहीं हो रहा है, राइज ही हो रहा है। लेकिन शुरुआती दौर में जैसे जैसे हम क्रस्ट से अंदर की ओर घुसते हैं तो शुरुआती अवस्था में तेजी से इसमें वृद्धि होती है, बढ़ोतरी होती है। जैसे जैसे हम अंदर जाते हैं तो इसकी जो बढ़ने की रफ्तार है वो स्लो हो जाती है, धीमी हो जाती है। बस यही बात है। वैसे तो अंदर जाने पर टेम्परेचर बढ़ रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और ये हमने यहाँ पर देखा, पहले 1 डिग्री सेल्सियस का जो इंक्रीज है वो हमें 32 मीटर की गहराई में जाने पर मिलता है, और उसके बाद 100 किलोमीटर की गहराई पर जब हम शुरुआत में जाते हैं तो करीब 12 डिग्री सेल्सियस का फर्क आ जाता है, इतना बढ़ोतरी हो जाती है। उसके बाद 300 किलोमीटर की गहराई तक जाते हैं तो 2 डिग्री सेल्सियस हर किलोमीटर पर बढ़ता है। और उसके बाद जब और नीचे जाते हैं और गहराई में डेप्थ में जाते हैं तो 1-1 डिग्री सेल्सियस की हर किलोमीटर पर वृद्धि होती है। ये हम देख चुके हैं। तो टेम्परेचर, प्रेशर और इसके अलावा जो डेंसिटी है उसको हमने यहाँ पर आर्टिफिशियल सोर्सेज के रूप में देखा, और इन सोर्सेज की सहायता से हम अपनी अर्थ के जो इंटीरियर पार्ट्स हैं उनको जानने की कोशिश कर रहे हैं। अर्थ अंदर से कैसी है, उसमें कौन कौन सी लेयर है, और अंदर का जो टेम्परेचर है, अंदर की जो सिचुएशन है, अंदर का जो मटेरियल है वो कैसा है, किस प्रकार की अवस्था में है, वह लिक्विड है या सॉलिड है या प्लाज्मा है। ये सब जानने की कोशिश में हमने जो बेस बनाया है, जिन चीज़ों को बेस बनाया है, उसमें हमने 3 चीज़ों के बारे में देख लिया है। एक तो डेंसिटी, उसके बाद प्रेशर, जो कि एक दूसरे से जुड़े हुए थे। डेंसिटी बढ़ेगी तो प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा तो डेंसिटी बढ़ेगी, इस प्रकार की चीज़ें। और टेम्परेचर भी इसी के साथ अटैच था। तो ये तीनों ही आर्टिफिशियल सोर्सेज थे, तापमान हो या दबाव हो या घनत्व हो, इनके बारे में हमने देख लिया। अब इसके बाद जिन पर हम देखने वाले हैं, जिनके बारे में हम देखने वाले हैं, वो है नेचुरल सोर्सेज। नेचुरल सोर्सेज में हम उन चीज़ों को देखेंगे जो कि प्रकृति द्वारा पृथ्वी के धरातल पर होती हैं, मतलब ऐसी क्रियाएं जिन्हें कि नेचर खुद संपन्न करती है, और उसकी सहायता से भी हमें अपनी अर्थ के अंदर वाले पार्ट को जानने में मदद मिलती है। और उसका सबसे अच्छा जरिया है वॉल्केनो। जो वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ होती हैं उससे हमें बहुत कुछ जानने के लिए और बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है। तो सबसे पहले आप वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ को देख लीजिए। यहाँ पर द मॉल्टन लावा कमिंग आउट ऑफ द वॉल्केनोज ड्यूरिंग वॉल्केनिक इरप्शन। जो पिघला हुआ लावा होता है, पिघला हुआ लावा मतलब तरल अवस्था में होता है, वह बाहर आता है वॉल्केनोज से
कब ऐसा होता है? जब वॉल्केनिक इरप्शन होता है, ज्वालामुखी उद्गार होता है। और यह इस चीज़ को इंडिकेट करता है कि देयर इज एट लीस्ट यानी कम से कम अ लेयर बिलो द अर्थ क्रस्ट विच इज इन लिक्विड और सेमी लिक्विड स्टेट। यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि अर्थ की क्रस्ट के अंदर कम से कम एक परत तो ऐसी है ही है जो कि या तो पूरी तरह से कंप्लीटली लिक्विड स्टेट में है या फिर सेमी लिक्विड स्टेट में है। मतलब या तो अर्ध तरल अवस्था में है या तरल अवस्था में है, क्योंकि पिघली हुई कंडीशन में अगर वो नहीं होगी तो ये लावा बनेगा कहाँ से? लावा का फॉर्मेशन आखिर अर्थ के अंदर से हो रहा है। तो इसका मतलब यही है कि अंदर का कोई ना कोई हिस्सा कम से कम ऐसा है, एटलीस्ट ऐसा है, कोई एक लेयर ऐसी होगी जो कि अर्थ की क्रस्ट के अंदर दबी हुई है और यह या तो लिक्विड स्टेट में है या फिर सेमी लिक्विड स्टेट में है। और दिस लेयर इज कॉल्ड द मैग्मा चैम्बर, और इसी लेयर को हम लोग मैग्मा चैम्बर कहते हैं, जहाँ से कि मैग्मा का फॉर्मेशन होता है, उसका ओरिजिन होता है और वहीं से ये बाहर आता है। बट द इंटीरियर ऑफ द अर्थ कैन नॉट बी एक्सप्लेन सेटिस्फैक्ट्री विद द हेल्प ऑफ वॉल्केनिसिटी आल्सो। लेकिन यहाँ पर सेटिस्फैक्टरली जो अर्थ का इनर पार्ट है यानी इंटीरियर है, उसकी एक्सप्लेनेशन इस वॉल्केनिक थ्योरी से नहीं हो पाती। ऐसा नहीं है कि वॉल्केनिक थ्योरी हमें बहुत कुछ बता देती है, हालांकि ये बताने में मदद करती है। ये बताती है कि वॉल्केनोज जो है वो उनमें इरप्शन होता है, और इरप्शन होता है तो बहुत सारा जो लावा है, मॉल्टेन लावा है, वो बाहर आता है। तो इसका मतलब ये है कि अंदर कहीं मैग्मा चैम्बर होगा। मैग्मा चैम्बर होने का मतलब क्या है कि वहाँ का जो मटेरियल है वो या तो सेमी लिक्विड या लिक्विड स्टेट में होगा। इस तरह की बातें कही जाती हैं, लेकिन इससे हमें बहुत कुछ जानने के लिए नहीं मिलता। बट द इंटीरियर ऑफ द अर्थ कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड सेटिस्फैक्टरली विद द हेल्प ऑफ द वॉल्केनिसिटी आल्सो। मतलब ये जो प्रक्रिया है, ज्वालामुखी की क्रिया है, इससे हमें बहुत ज़्यादा संतुष्टि नहीं प्राप्त होती है। क्यों संतुष्टि नहीं प्राप्त होती है? क्योंकि अंदर की जो चट्टानें हैं उनके बारे में स्पष्ट जानकारी हमें वॉल्केनो वाले प्रोसेस से नहीं मिल पाती। ये चीज़ें हैं। इसके बाद जो अगला वाला इसका सोर्स है वो है सीस्मोलॉजी। तो सीस्मोलॉजी को भी देख लेते हैं। एक चीज़ और है कि ये जो वॉल्केनिसिटी की बात की जा रही है यानी ज्वालामुखी क्रिया की, यह बहुत ज़्यादा हमें सेटिस्फाइड क्यों नहीं कर पाती? ऐसा क्यों होता है कि हम इससे सेटिस्फाइड नहीं हो पाते? तो इसके पीछे रीज़न ये है कि पहले ही हम ये देख चुके हैं कि अंदर वाला जो पार्ट है यानी इंटीरियर पार्ट है उसमें बहुत ज़्यादा प्रेशर है, इसी वजह से डेंसिटी बहुत ज़्यादा है। तो ऐसा प्रेशर चट्टानों को पिघली हुई अवस्था में नहीं रहने देगा। समझ रहे हैं दोस्तों? जो मैटर होता है उसकी 3 स्टेट्स होती हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। और आप जानते हैं कि सॉलिड के अंदर डेंसिटी मैक्सिमम होती है, उससे थोड़ी कम डेंसिटी लिक्विड के अंदर होती है और सबसे कम डेंसिटी गैसेस के अंदर होती है। ये बात आपने पढ़ी है, ये एकदम बेसिक है साइंस का। तो यहाँ पर वही बेसिक जो रूल है वो काम करता है। अंदर चूंकि प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है और इतने ज़्यादा प्रेशर पर कोई भी चीज़ लिक्विड कंडीशन में मतलब लिक्विड स्टेट में रह ही नहीं पाएगी। तो ऐसा यहाँ कैसे संभव है कि एक मैग्मा चैम्बर बन गया और उसमें लिक्विड यानी पिघला हुआ जो मैग्मा है वो इकट्ठा हो रहा है और बाहर एक लावा इरप्शन के रूप में दिखाई दे रहा है? तो यहाँ पर दोनों थियोरीज एक दूसरे का विरोध कर रही हैं, एक दूसरे को प्रोटेस्ट कर रही हैं। ये हमने देखा, और इसी वजह से जो ये वॉल्केनिक एक्टिविटी है ये यहाँ पर हमें पूरी तरह से सेटिस्फाइड नहीं कर पाती अर्थ के इंटीरियर को एक्सप्लेन करने की कोशिश में। बात वही है कि ऊपर की जो चट्टानें हैं उनका बहुत ज़्यादा प्रेशर अंदर पड़ता है और इतने प्रेशर पर कोई भी चीज़ लिक्विड स्टेट में रह ही नहीं पाएगी, या तो वो ठोस हो जाएगी या फिर अर्ध तरल अवस्था में रहेगी, पिघली हुई अवस्था में नहीं रहेगी। हाँ, ये संभव हो सकता है कि अर्थ का जो ऊपरी हिस्सा है यानी जो बाहर का भाग है उस पर अगर दरार पड़ जाए, उस पर अगर कोई क्रेक आ जाता है तो इस वजह से जो चट्टानों का दबाव है वो वहाँ से कम हो जाता है, वहाँ पर प्रेशर जो है वो थोड़ा सा धीमा हो जाता है। और चट्टान वहाँ पर टेम्परेचर चूँकि बहुत ज़्यादा होता है, अंदर का जो टेम्परेचर है वो बाहर की तुलना में ज़्यादा है, तो इस वजह से वहाँ चट्टानें पिघलने लगे और इस प्रकार से ज्वालामुखी का जो इरप्शन है या ज्वालामुखी का जो फॉर्मेशन है वो वहाँ से हो सकता है। मतलब ये है कि अर्थ की क्रस्ट पे कहीं पे अगर क्रेक आ जा रहा है और वो क्रेक गहरा है, अंदर तक जा रहा है, तो इस प्रकार से जो अंदर की रॉक्स हैं उनका प्रेशर थोड़ा कम हो जाएगा। वहाँ पर प्रेशर का जो अमाउंट है वो थोड़ा लो हो जाएगा, कम हो जाएगा। और जहाँ प्रेशर कम होगा वहाँ पर स्टेट बदल सकती है, वहाँ पर अवस्था परिवर्तन हो सकता है, वो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो सकती हैं जो रॉक्स हैं। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि टेम्परेचर वहाँ पहले से ही ज़्यादा है और जैसे ही प्रेशर घटेगा वैसे ही ये लिक्विड में चेंज होना चाहेंगी। तो ऐसा हो सकता है, लेकिन ये हर जगह तो होगा नहीं। जहाँ जहाँ वॉल्केनो बनेंगे वहाँ वहाँ सिर्फ क्रैक आ गया हो, ऐसी बात तो है नहीं। तो इस प्रकार से जो ये वॉल्केनिक इरप्शन है या जो ये वॉल्केनिसिटी की पूरी घटना है, प्रोसेस है, ये हमें बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड नहीं कर पाता। ये पूरी तरह से इस एक्सप्लेनेशन को सेटिस्फैक्टरली दे नहीं पाता। अब हम चलते हैं अगले वाले सोर्स की ओर, जो कि नेचुरल सोर्स ही है, नेचुरल रिसोर्सेज में आता है, जिसका नाम है सीस्मोलॉजी यानी भूकंप विज्ञान। तो सीस्मोलॉजी से जो हमें एविडेंस मिलते हैं वो क्या है और इससे हमें कैसे पता लगता है कि अर्थ के अंदर का जो इंटीरियर है वो कैसा होगा?
यह एक विज्ञान की शाखा है, ये तो आप जानते ही हैं। और इसमें क्या पढ़ा जाता है, ये नाम से स्पष्ट है, इसमें भूकंप के बारे में अध्ययन किया जाता है। जो सिस्मिक वेव्स होती हैं उनका हम यहाँ पे पूरा डीप स्टडी करते हैं। और इसमें सीस्मोग्राफ नाम का एक इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है, ये भी आप जानते हैं। उसकी सहायता से भूकंप का मापन किया जाता है। भूकंप आते हैं तो सीस्मोग्राफ का यूज़ करके उसको नापा जाता है। रिक्टर स्केल और अलग अलग स्केल्स उसमें होती हैं। तो भूकंप विज्ञान एक ऐसा बढ़िया साधन है, मतलब एक अच्छा जरिया है, जिससे कि हम अपनी अर्थ का जो इंटीरियर पार्ट है उसके स्ट्रक्चर के बारे में काफ़ी सफिशिएंट अमाउंट में जान सकते हैं, एक अच्छी जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो जो ये सीस्मोलॉजी है, यानी यह जो भूकंप विज्ञान है, इसमें हम इसको डिटेल में भी देखेंगे जब आगे हम ज्वालामुखी और भूकंप वाला अध्ययन करेंगे, मतलब वाल्केनो और जो अर्थक्वेक वाला पोर्शन है, चैप्टर है वो एक अलग, उसके बारे में जब स्टडी करेंगे तो वहाँ डिटेल में देखेंगे। फिलहाल यही जान लीजिए कि यह जो सीस्मोलॉजी नाम का एक ब्रांच है विज्ञान का, मतलब साइंस की ही एक ब्रांच है। तो यहाँ पर हमें काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलता है अर्थ के इंटीरियर स्ट्रक्चर के बारे में, और जिस तरह से अर्थक्वेक में जो वाइब्रेशन है वो शुरू होते हैं जिस जगह से, ये मान लीजिए जैसे सिस्मोलॉजी के बारे में आप देख रहे हैं, पहले इसे लिखित रूप में देख लीजिए। इट इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ अ सिस्मिक वेव्स जनरेटेड ड्यूरिंग द अर्थक्वेक। मतलब यह जो सिस्मिक वेव्स होती हैं उनकी स्टडी करने के लिए बनाई गई एक ब्रांच है। और यहाँ पर जो स्टडी है वो कैसी होती है, साइंटिफिक स्टडी होती है। और इट इज़ रिकॉर्डेड बाई सीस्मोग्राफ। इन्हें जो ये वेव्स होती हैं, सिस्मिक वेव्स होती हैं, इनको सीस्मोग्राफ नाम के यंत्र के द्वारा रिकॉर्ड किया जाता है। दिस इज सच अ डायरेक्ट मीन्स, यहाँ पर आप तीसरी वाली लाइन में देखिएगा, दिस इज सच अ डायरेक्ट मीन्स टू नो अबाउट द इंटीरियर ऑफ अर्थ दैट मेक पॉसिबल टू गैदर ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन अबाउट द कंपोजिशन ऑफ द अर्थ इंटीरियर। यहाँ पर पृथ्वी के अंदर का जो इंटीरियर है उसके कॉम्बिनेशन को जानने में हमें काफ़ी हद तक सहायता मिलती है, बहुत बड़ी सहायता इससे प्राप्त होती है, यह जो सिस्मोलॉजी नाम की शाखा है विज्ञान की उससे। और एफर्ट्स हैव बीन मेड टू नो अबाउट द अर्थ ऑन द बेसिस ऑफ सिस्मिक वेव। द रिसर्चर्स, जो रिसर्चर्स हैं यानी जो साइंटिस्ट हैं, उनकी जो रिसर्चेज हैं, और ये जो साइंटिस्ट हैं ये कहाँ के हैं, तो यहाँ पर एक संस्था का नाम दिया हुआ है, शाखा का नाम दिया है, जिसका नाम है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोडेसी एंड जियोफिजिक्स। इसे शॉर्टकट में IUGG के नाम से जानते हैं, IUGG। और फुल फॉर्म इसका क्या है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोडेसी एंड जियोफिजिक्स। तो यह भूकंप से जुड़ी हुई जो शाखा है, मतलब भूकंप से जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं उनके बारे में पूरा डीप स्टडी करने का एक यूनियन है। यह एक तरह की इंटरनेशनल यूनियन है, जिसके जो रिसर्चर्स हैं वो अपनी रिसर्चेज में ये बताते हैं कि जो सीस्मिक वेव्स हैं उनकी सहायता से हमें काफ़ी कुछ पता लगाने में सहायता मिलती है। और अर्थ का जो इनर स्ट्रक्चर है, इंटीरियर पार्ट है, उसका बेसिक स्ट्रक्चर कैसा है, कॉम्बिनेशन कैसा है, ये सब हमें जो भूकंपीय तरंगे हैं, जो सीस्मिक वेव्स हैं, वो बता देती हैं, खोल कर बताती हैं। ये हमने देखा। अकॉर्डिंग टू दीज रिसर्चेस द अर्थ एज होल एज बीन डिवाइडेड इनटू 3 ब्रॉड जोन्स। यहाँ पर अर्थ को 3 बड़ी बड़ी जोन्स में या 3 बड़े बड़े हिस्सों में, सेगमेंट्स में बांट दिया गया है। और यहीं से डिवीजन होता है क्रस्ट, मेंटल और कोर का। जो कॉन्सेप्ट क्रस्ट, मेंटल और कोर का हम बार बार यूज करते हैं वो यहीं से जन्म लेता है। और इसके पीछे जो संस्था है उसका नाम है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोडेसी एंड जियोफिजिक्स। इसी ने अर्थ के पूरे हिस्से को, अर्थ के पूरे स्ट्रक्चर को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। और ये 3 पार्ट कौन कौन से थे, सबसे बाहरी हिस्सा जो था वो क्रस्ट था, उसके बाद अंदर वाला जो पार्ट था वो मेंटल था, और सबसे बीच वाला जो हिस्सा था वो क्रोड या कोर था। इसे हम अलग अलग रूपों में देखते हैं। और IUGG यहाँ पर इसका शॉर्टकट नेम है। कुल मिलाकर जो भूकंपीय तरंगे हैं वो कहाँ से जनरेट होती हैं और कहाँ तक जाती हैं, उनका जो पूरा फॉर्मेशन है उसका अगर हम एक गहराई से अध्ययन करते हैं, डीप स्टडी करते हैं, तो हमें काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलता है। यही हम यहाँ पर देख रहे हैं, लगातार देख रहे हैं। तो सीस्मोलॉजी के बारे में हमने देखा। और यह जो है मतलब सीस्मोलॉजी, इसमें यह आधार बनाया जाता है कि भूकंप का जहाँ से कंपन प्रारंभ होता है, मतलब अर्थक्वेक में जहाँ से वाइब्रेशन स्टार्ट होता है, उस एरिया को हम फोकस कहते हैं, यानी भूकंप का मूल कहते हैं। और वहाँ पर जो ये वेव्स होती हैं, मतलब सीस्मिक वेव्स होती हैं, इनका एक्सपीरियंस सबसे पहले होता है, इन्हें हम सबसे पहले अनुभव करते हैं। अब इसके बाद एक चीज़ और है कि अर्थ के सरफेस पर जो क्रस्ट है वहाँ पर अनुभव कब होता है, ये तो अंदर वाली बात हो गई। अर्थ के क्रस्ट पर जो मनुष्य रहते हैं वहाँ पर इसका अनुभव कब होता है, तो जब ये भूकंप केंद्र पर आती हैं, जो इसका एपिसेंटर होता है, किसका, अर्थक्वेक का, जब भूकंप के केंद्र पर ये लहरें आती हैं तो वहाँ पर इसका अनुभव सबसे पहले क्रस्ट के ऊपर किया जाता है। अंदर जो इसका अनुभव है, अंदर जो इसका एक्सपीरियंस है वो पहले ही हो जाता है। अर्थ को हमने 3 पार्ट में डिवाइड करके देखा था, ये आप जानते ही हैं। इसके 3 हिस्से थे, क्रस्ट, मेंटल और कोर।
तो जो अंदर वाले हिस्से हैं जहाँ से इनका फॉर्मेशन होता है वहाँ पर तो इसका अनुभव भूकंप मूल से ही हो जाता है, यानी फोकस से ही होता है, जहाँ से इनका प्रारंभ होता है। लेकिन ये उभर कर कहाँ आती हैं? ये भूकंप केंद्र पर उभरती हैं। यहाँ पर हमें प्रत्यक्ष रूप से जो क्रस्ट है उस पर इसका एक्सपीरियंस होता है। इसे एपीसेंटर कहा जाता है। और इस अर्थक्वेक के दौरान, ये जो अर्थक्वेक्स आते हैं, इसमें पृथ्वी में कई प्रकार की वेव्स उत्पन्न होती हैं। जो अर्थ है उसके अंदर बहुत सारी वेव्स जनरेट होती हैं और यही सब सिस्मिक वेव्स कहलाती हैं। इसमें कुछ जो है वो प्राइमरी होती हैं, कुछ सेकेंडरी होती हैं और कुछ जो है वो सरफेस वेव्स होती हैं जो कि लॉन्ग पीरियड वेव्स होती हैं। तो इनके बारे में हम देखेंगे। आपने एस वेव, पी वेव्स, इनके बारे में सुना होगा। तो ये सब हम डिटेल में अगले वाले चैप्टर में देखेंगे, जहाँ पर हम वॉल्केनो और अर्थक्वेक के बारे में देखने वाले हैं। यहाँ पर सिर्फ इतना ही, और इसमें हमें यही जानना है कि सिस्मोलॉजी या जो वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ हैं वो नेचुरल रिसोर्सेज के तौर पर अर्थ के अंदर वाले पार्ट को, इंटीरियर पार्ट को जानने में हमारी किस प्रकार से सहायता कर सकती है। आगे बढ़ते हैं अगले वाले हिस्से पर। तो हमने देखा कि यहाँ पर जो IUGG है, यानी इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोडेसी एंड जियोफिजिक्स, इसने 3 पार्ट में अर्थ को पूरा डिवाइड करके देखा है। और 3 पार्ट कौन कौन से हैं? क्रस्ट है, मेंटल है और कोर है। तो सबसे पहले हम क्रस्ट के बारे में देखेंगे। यहाँ पर देख लीजिए, अकॉर्डिंग टू IUGG द एवरेज थिकनेस ऑफ द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज अबाउट 30 किलोमीटर्स। जो अर्थ की अपर मोस्ट लेयर है उसकी जो थिकनेस है, मोटाई है, वो कितनी है? लगभग 30 किलोमीटर पूरी चौड़ी है। जो अर्थ की अपर क्रस्ट है उसकी मोटाई 30 किलोमीटर के आसपास है। सम अदर सोर्स एस्टिमेटेड इट्स थिकनेस टू बी अबाउट 100 किलोमीटर। कुछ और सोर्सेज हैं जो कि यह बताते हैं कि अर्थ की क्रस्ट की जो थिकनेस है वो करीब 100 किलोमीटर है लगभग। तो कुछ स्थानों पर 30 और कुछ स्थानों पर 100। अकॉर्डिंग टू द टाइम डिफरेंस इन रिसीविंग सीस्मिक वेव्स, मतलब यहाँ पर जो सीस्मिक वेव्स हैं यानी भूकंप की तरंगे हैं वो क्रस्ट पर पहुँचने में कितना समय लगा देती हैं। हर स्थान पर एक ही समय में नहीं पहुँचती हैं, कुछ स्थानों पर जल्दी पहुँच जाती हैं और कुछ स्थानों पर पहुँचने में थोड़ा अधिक समय लग जाता है। तो इसके आधार पर यहाँ थिकनेस को डिसाइड किया गया है और इसे डिसाइड करने वाली जो यूनियन है वो है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोडेसी एंड जियोफिजिक्स। इसने बताया कि 30 किलोमीटर तक क्रस्ट की चौड़ाई मतलब मोटाई हो सकती है और कुछ और रिसर्चर्स जो है उन्होंने बताया कि ये करीब 100 किलोमीटर्स तक हो सकती है। ऐसा क्यों कहा गया? क्योंकि जो सीस्मिक वेव्स हैं उनका टाइम इंटरवल अलग अलग है। और द क्रस्ट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। अब क्रस्ट के भी 2 टुकड़े कर दिए गए, एक तो अपर क्रस्ट थी और दूसरी लोअर क्रस्ट थी। अपर क्रस्ट का मतलब क्या? जो ऊपर वाला सतह है जिस पर कि हम लोग रहते हैं, मिट्टी वाला पोर्शन या जो ऊपर की परत है उसके बारे में कहा जा रहा है। और इसके अंदर वाली जो एक लेयर है क्रस्ट में ही, उसको हम लोग लोअर पार्ट कहते हैं। अपर पार्ट और लोअर पार्ट। अब इसमें कहा गया है, यहाँ देख लीजिए, इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सा हिस्सा है? अपर क्रस्ट है और लोअर क्रस्ट है। अकॉर्डिंग टू IUGG द स्पीड ऑफ पी वेव्स, जो प्राइमरी वेव्स हैं, पी वेव्स का मतलब क्या? जो प्राथमिक या अनुदैर्घ्य तरंगे कहलाती हैं, उनके बारे में कहा जा रहा है। तो ये जो प्राइमरी वेव्स हैं इन द अपर पार्ट ऑफ द क्रस्ट इज 6.1 किलोमीटर पर सेकेंड। मतलब इनकी जो स्पीड है पी वेव्स की, यह अर्थ की क्रस्ट के अपर पार्ट में 6.1 किलोमीटर पर सेकेंड होती है। यानी 1 सेकेंड में ये 6.1 किलोमीटर तक ट्रेवल कर लेती हैं। ये किसकी बात की जा रही है? पी वेव्स की बात की जा रही है। और इन द लोअर पार्ट इट इज 6.9 किलोमीटर पर सेकेंड। इनकी जो स्पीड है वो लोअर पार्ट में थोड़ी सी इंक्रीज कर जाती है। यहाँ देख रहे हैं 6.1 किलोमीटर है और यहाँ पर 6.9 किलोमीटर पर सेकेंड हो जाती है। द एवरेज डेंसिटी ऑफ द अपर क्रस्ट इज 2.8। यहाँ पर आप नीचे देख लीजिए, जो अपर क्रस्ट है उसकी एवरेज डेंसिटी कितनी है? 2.8 है। और जो लोअर क्रस्ट है उसकी डेंसिटी थोड़ी सी बढ़ गई है, यानी अंदर की ओर जाने पर अब डेंसिटी इंक्रीज कर रही है। जो बाहर वाली परत है उसकी डेंसिटी कितनी है? 2.8 है। और जो अंदर वाली क्रस्ट की परत है, ये दोनों क्रस्ट के ही बारे में चर्चा हो रही है, ये अपर है, ये लोअर है। तो लोअर वाले पार्ट की डेंसिटी थोड़ी सी इंक्रीज कर गई है, ये 3.0 हो गई है। दिस डिफरेंस इन डेंसिटी, यह जो डेंसिटी में आप डिफरेंस देख रहे हैं, इज डिलीवर्ड टू बी ड्यू टू प्रेशर ऑफ सुपर इंक्यूबेंट लोड। यहाँ पर जो भारी भरकम दबाव इनके ऊपर पड़ता है ऊपर की चट्टानों का, जैसे जैसे नीचे का सरफेस हम देखते जाते हैं तो ऊपर वाली जितना भी पोर्शन है, जितनी भी रॉक्स है, उनका प्रेशर इस पर क्रिएट होता है। इसी वजह से अंदर डेंसिटी बढ़ती जाती है। ये कॉन्सेप्ट हमने पहले देखा है तो इस पर ज़्यादा चर्चा नहीं होगी। बस ये समझ लीजिए कि क्रस्ट जो है, अंदर वाली जो क्रस्ट है उसकी डेंसिटी ज़्यादा है। ऐसा क्यों है? क्योंकि ऊपर वाली परत का भी प्रेशर इस पर पड़ रहा है और जैसे ही हम और नीचे जाएंगे, मेंटल में एग्जिस्ट करेंगे, प्रवेश करेंगे, तो वहाँ पर क्या होगा? डेंसिटी और बढ़ेगी। और वैसे ही जब हम जो क्रोड या कोर वाला एरिया है वहाँ जाएंगे तो डेंसिटी और ज़्यादा इंक्रीज कर जाएगी। तो ऐसे इंक्रीज होने की जो प्रक्रिया है वो होती रहती है। दिस डिसकंटिन्यूटी इन डेंसिटी बिटवीन अपर एंड लोअर क्रस्ट इज नोन एज,
यहाँ पर एक डिसकंटिन्यूटी की बात कही गई है, और ये डिसकंटिन्यूटी किस चीज़ की है? ये डेंसिटी की डिसकंटिन्यूटी है, मतलब डेंसिटी में असमानता है। आपने देखा कि जो अपर क्रस्ट है और लोअर क्रस्ट है उसकी डेंसिटी में डिफरेंस पाया जा रहा है, और यही जो डिफरेंस है इसको हम यहाँ पर एक नाम देते हैं। ये जो अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के बीच में डेंसिटी का डिफरेंस है या डिसकंटिन्यूटी है, इसको यहाँ पर नाम दिया जाता है कोनार्ड डिसकंटिन्यूटी या कोनार्ड असंबद्धता। इसको हिंदी में कहते हैं कोनार्ड असंबद्धता, इंग्लिश में आप कहिएगा कोनार्ड डिसकंटिन्यूटी। और यहाँ पर देखिए, सिलिका एंड एल्यूमिनियम आर मेन कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट ऑफ द अर्थ या ऑफ द क्रस्ट, देयरफॉर इट इज आल्सो नोन एज सियाल। दो चीजें हमने यहाँ पर देखी, एक तो अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के बीच में जो डेंसिटी की डिसकंटिन्यूटी है उसको हमने कोनार्ड डिसकंटिन्यूटी का नाम दिया। यहाँ पर आप इसे लिखित तौर पर देख रहे हैं रिटन फॉर्मेट में। और दूसरी चीज ये है कि सिलिका और एल्यूमिनियम, ये दोनों जो तत्व हैं, एलिमेंट्स हैं, इनकी यहाँ पर बहुतायत पाई जाती है। जो क्रस्ट वाला एरिया है यहाँ पर ये अधिकतर मात्रा में मिलते हैं, और यही वजह है कि इस परत को, ये जो क्रस्ट वाला हिस्सा है, इसको हम लोग सियाल के नाम से जानते हैं। सियाल का मतलब क्या है? यहाँ सेल दे दिया है, सियाल होगा। सियाल इसलिए क्योंकि SI से होगा सिलिका और AL से होगा एल्यूमिनियम। SI से क्या होता है? सिलिकॉन होता है, और AL से एल्यूमिनियम होता है, ये इनका सिंबल है। और इन दोनों को आप मिला दीजिएगा तो SiAl सियाल हो जाएगा। यहाँ पर SiAl होगा। सियाल की जो स्पेलिंग है वो ये होगी। इसमें SI का मतलब है सिलिका या सिलिकॉन, और AL का मतलब है एल्यूमिनियम। यही दोनों क्रस्ट में भरपूर मात्रा में या मेजॉरिटी में पाए जाने वाले एलिमेंट्स हैं। इस आधार पर इसका नाम रखा गया। और यहाँ जो डिसकंटिन्यूटी क्रस्ट के बीच में है, अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के बीच में, उसको याद रखिएगा, ये है कोनार्ड डिसकंटिन्यूटी। यहाँ डेंसिटी का जो फर्क आप देख रहे हैं 2.8 का और 3.0 का, ये जो दोनों के बीच में अंतर पाया जा रहा है, गैप पाया जा रहा है, उसी का नाम यहाँ दिया गया है। ये हमने देख लिया। अब चलते हैं अगले वाले हिस्से पर, जो कि है मेंटल। तो आगे बढ़े इससे पहले जरा सा इसका चित्र देख लीजिए। क्रस्ट, मेंटल और कोर असल में काल्पनिक रूप से ही सही दिखते कैसे हैं। इसका जो रियल पिक्चर है वो तो किसी ने नहीं देखा है, अंदर कोई गया ही नहीं है इतना। लेकिन जो बाहर से हम लोग बैठकर अंदाजा लगाते हैं और चित्र बनाते हैं, तो वो चित्र कैसा होता है, आइए देख लेते हैं। ये जो फिगर आप देख रहे हैं, इसमें अर्थ के पूरे अंदर से लेके बाहर तक के हिस्से को, मतलब इंटीरियर और एक्सटीरियर पार्ट को एक क्रॉस सेक्शन के रूप में दर्शाया गया है। और यह जो सेक्शन है, इसमें आप नीचे से लेकर ऊपर तक देखेंगे तो आपको क्रस्ट, मेंटल और कोर सब कुछ दिखेगा। शुरुआत जो होती है ऊपर से हम करते हैं। यहाँ देखिए, ये क्रस्ट है, ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं ये क्रस्ट है, सबसे ऊपरी परत है। इसी में अपर क्रस्ट भी है और लोअर क्रस्ट भी है। इसके बाद जब आप नीचे आइएगा, ये जो भूरा वाला आप देख रहे हैं यहाँ से, ये वाला हिस्सा, यहाँ से जैसे हम नीचे बढ़ेंगे तो ये पूरा मेंटल वाला हिस्सा है। मेंटल को हम लोग आगे देखने वाले हैं। यहीं पर बनता है ये वाला जो पोर्शन है, इसको जरा इरेज कर दीजिए। अब देखिए, यहीं पर लिथोस्फीयर और एस्थेनोस्फीयर बनता है, जो कि वॉल्केनिक जब इरप्शन का प्रोसेस हम देखेंगे तो इसमें इनका यूज देखेंगे। यहाँ पर एस्थेनोस्फीयर और जो लिथोस्फीयर है, दोनों में आपस में कॉम्बिनेशन क्या होता है और कौन किसके ऊपर फ्लोट करता है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। फिलहाल यहाँ पर क्रस्ट, मेंटल और कोर को पहले समझ लेते हैं। तो इसे देख लीजिए। सबसे ऊपर ये वाला क्रस्ट वाला पोर्शन है, इसके बाद यहाँ से नीचे मेंटल शुरू होता है और मेंटल यहाँ तक चला जाता है। पूरा यहाँ तक इसका मेंटल वाला पोर्शन यहाँ से यहाँ तक चलता है। इसमें रिजिड है, ठोस अवस्था है, इसके अलावा प्लास्टिक है, फिर रिजिड है। इस प्रकार से ये चलता है। फिर नीचे आते हैं, यहाँ मीसोस्फीयर है, पहले लिथोस्फीयर है, उसके बाद एस्थेनोस्फीयर है, इसके बाद मीसोस्फीयर है। फिर और नीचे आते हैं, जब गहराई में जाते हैं, अब गहराई बढ़ रही है तो यहाँ से अब कोर वाला पोर्शन स्टार्ट होता है। कोर वाला पोर्शन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? यहाँ से शुरू हो रहा है। ये जो है ये पूरी कोर है। इसमें ऊपर वाला हिस्सा जो है, ऊपर वाला जो पार्ट है, ये लिक्विड स्टेट में है, ऐसा माना जाता है। मतलब कोई अंदर तक, यहाँ इतनी गहराई तक गया नहीं है, यहाँ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, तो इतनी गहराई तक कोई गया तो नहीं। लेकिन अंदाजा ये लगाया जाता है कि ऊपर वाली जो इसकी परत है, कोर की या क्रोड की, जो ऊपर की परत है वो लिक्विड स्टेट में है, और जो बीच वाला हिस्सा यानी एकदम केंद्र है, इनर क्रोड जो है, वह यहाँ पर रिजिड स्टेट में है, यानी ठोस अवस्था में है, दृढ़ अवस्था में है। ये हमने यहाँ देखा। तो इसमें भी इनर क्रोड और आउटर कोर या क्रोड थी अर्थ में। केंद्र से अगर आप देखिएगा यहाँ पर, तो सबसे पहले जो है ये अंदर वाला एकदम केंद्र वाला हिस्सा है, यहाँ से शुरू होता है। तो ये यहाँ से यहाँ तक, मतलब ये जो पूरा राउंड एरिया आप देख रहे हैं, या यहाँ पे इसको मिटा लीजिए, ऐसे देखिए, ये जो तिकोना एरिया आप देख रहे हैं, ये क्या है? ये रिजिड स्टेट में है, और ये इनर कोर है। इसके बाद आप ऊपर जाइएगा, थोड़ी और ऊंचाई बढ़ा लीजिए। वैसे हम लोग क्या कर रहे थे, गहराई में आ रहे थे, ऊपर से नीचे आ रहे थे, अब नीचे से ऊपर जाएंगे। तो इसे देख लीजिए, ये थोड़ा और ऊपर आते हैं तो ये वाला जो पोर्शन है ये क्या है? आउटर कोर है, ये लिक्विड स्टेट में है। यहाँ पर जो गहराई है उसको दिया हुआ है 2885 इतना किलोमीटर। इसके बाद और चलते हैं ऊपर, तो अब यहाँ से, मतलब ये जो लिक्विड, ये आप एरिया देख रहे हैं ना, यहाँ से
ऊपर की ओर जब जाएंगे तो यहाँ मेंटल स्टार्ट हो जाता है, यहाँ से मेंटल की शुरुआत होती है। और मेंटल में सबसे निचली परत जो होती है वो मीसोस्फीयर है। उसके बाद और ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे एस्थेनोस्फीयर आएगा और सबसे ऊपर लिथोस्फीयर आएगा। इस प्रकार से हम यहाँ तक, ये जो ब्राउन वाला पोर्शन है रिजिड लिखा है, वहाँ तक जाएंगे तो ये पूरा मेंटल वाला एरिया है। और उससे भी ऊपर जब हम जाएंगे एकदम अर्थ के सरफेस तक तो वो क्रस्ट वाला पोर्शन है, उसमें एक हिस्सा इनर क्रस्ट का है और दूसरा जो है वो आउटर क्रस्ट का है, जिसके बारे में अभी हमने देखा। उसमें हमने कोनार्ड नाम की जो डिसकंटिन्यूटी है उसको भी देखा। डिसकंटिन्यूटी किस बात की थी? डेंसिटी की थी। अब आइए देखते हैं मेंटल के बारे में, जिस मेंटल पर हम इतनी चर्चा कर रहे हैं और जो कि बहुत बड़ा हिस्सा है, एक बड़ा पार्ट है अर्थ के अंदर वाले पार्ट का, मतलब अंदर वाले स्ट्रक्चर का। उसको हम लोग देख लें। द मेंटल, यहाँ पर जो ये मेंटल है ये क्या है? एट द लोअर एंड ऑफ द क्रस्ट, जहाँ पर क्रस्ट का सबसे निचला हिस्सा होता है, अंदर की गहराई की बात की जा रही है, जहाँ पर क्रस्ट खत्म होती है, जो इनर क्रस्ट है वो जहाँ समाप्त होती है, वहाँ से मेंटल की शुरुआत होती है। द स्पीड ऑफ सीस्मिक वेव्स, वहाँ पर क्या होता है, जो सीस्मिक वेव्स होती हैं यानी भूकंप तरंगें होती हैं, उनकी स्पीड इंक्रीज कर जाती है। और कैसे इंक्रीज करती है? सडनली बढ़ जाती है, एकाएक उसमें बढ़ोतरी हो जाती है। यहाँ आप इसे लिखित तौर पर देख रहे हैं। एट द लोअर एंड ऑफ द क्रस्ट द स्पीड ऑफ सीस्मिक वेव्स इंक्रीजेज सडनली एंड रिचेज अप टू 7.9 टू 8.1 किलोमीटर पर सेकेंड। इससे पहले हमने देखा कि वो काफ़ी कम थी और एकाएक उसमें बहुत तेजी से उछाल आता है। ये 7.9 से लेकर 8.1 किलोमीटर पर सेकेंड तक हो जाती है। ऐसा एकाएक क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अब अर्थ के स्ट्रक्चर में चेंजेस आ रहे होते हैं। क्रस्ट जैसी संरचना अंदर वाली गहराई में नहीं मिलती है। मतलब क्या है कि कोई ऐसी लेयर अंदर पाई जा रही है जिसकी संरचना, जिसका स्ट्रक्चर थोड़ा अलग है, डिफरेंट टाइप का है। और यही वजह है कि वहाँ पर जो वेव्स हैं, सिस्मिक वेव्स हैं, उनकी स्पीड एकाएक इंक्रीज कर जाती है, इनहेंस हो जाती है। ये आप देख रहे हैं। और दिस रिजल्ट इनटू डिसकंटिन्यूटी, यहाँ पर जो इसे आप देख रहे हैं, सिस्मिक वेव्स की जो स्पीड है 7.9 से लेकर 8.1 किलोमीटर पर सेकेंड। इसको याद रखिएगा, ये कहाँ पर होती है? जहाँ पर क्रस्ट का एंड होता है, जहाँ पर क्रस्ट का जो अंतिम पार्ट है वो खत्म होता है। अब यहाँ पर एक चीज़ है कि यहाँ पर जो डिसकंटिन्यूटी होती है, किस चीज़ में डिसकंटिन्यूटी? बिटवीन अपर मेंटल एंड द लोअर क्रस्ट। जो अपर मेंटल की परत है उसमें और जो लोअर क्रस्ट की परत है उसमें बीच में जहाँ पर मेल होता है, जहाँ पर दोनों आकर मिलती हैं, विच शोज अ चेंज इन डेंसिटी ऑफ द रॉक। यहाँ पर ये जो परत है, मतलब बीच का जो हिस्सा है, कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर मान लीजिए ये जो है क्रस्ट खत्म हो रही है, क्रस्ट का यहाँ पे समापन हो रहा है। इसमें क्रस्ट में दो हिस्से थे, ये वाला अपर पार्ट था और ये वाला लोअर पार्ट था। तो जो लोअर पार्ट है जहाँ खत्म हो रहा है वहीं से मेंटल का जो हिस्सा है वो स्टार्ट होता है, ऐसे अंदर जाता है, आपने देखा है चित्र में। तो जहाँ पर ये दोनों मिल रहे हैं यहाँ पर एक बड़ा अंतर दिखाई दे रहा है। अंतर किस तरह का है? यहाँ डेंसिटी में फर्क हो रहा है, डेंसिटी में बदलाव आ रहा है। डेंसिटी में बदलाव आ रहा है तभी तो जो स्पीड है सिस्मिक वेव्स की वो एकाएक इंक्रीज कर जा रही है। डेंसिटी अगर उतनी ही रहती तो स्पीड भी उतनी ही रहती, स्पीड में जरा भी चेंज नहीं आता। तो ये यहाँ पर प्रदर्शित करता है कि डेंसिटी में हेर फेर आ रहा है। तो यह जो डिसकंटिन्यूटी है डेंसिटी में, जो इस प्रकार की डिसकंटिन्यूटी क्रस्ट के आखिरी हिस्से और मेंटल के सबसे ऊपरी हिस्से के बीच में होती है, उसको हम लोग कहते हैं यहाँ पर मोहोरोविक डिसकंटिन्यूटी या मोहो डिसकंटिन्यूटी के नाम से भी जानते हैं। अब ऐसा नाम इसका क्यों रखा गया? तो इसकी खोज जो है, मतलब यह जो डिसकंटिन्यूटी है इसकी एक्सप्लेनेशन एक तरह से की गई थी 1909 में, 1909 में। यहाँ पर आप लिखित तौर पर भी इसे देख पा रहे हैं। यहाँ देखिए, इन 1909 किसने किया था इसकी खोज? इसकी खोज करने वाले जो वैज्ञानिक थे वो एक रशियन साइंटिस्ट थे, इनका नाम था ए मोहरोविक। और यही जो मोहरोविक थे, इन्हीं के नाम पर इस डिसकंटिन्यूटी का नाम मोहरोविक असंबद्धता या मोहरोविक डिसकंटिन्यूटी रख दिया गया है। और इसे ही हम लोग मोहो असंबद्धता या मोहो डिसकंटिन्यूटी के नाम से भी जानते हैं। यह किसके बीच में पाई जाती है? तो जो लोअर क्रस्ट है और जो अपर मेंटल वाली परत है उसके बीच में जो डेंसिटी का फर्क पाया जाता है उसको हम लोग यहाँ पर इस डिसकंटिन्यूटी के रूप में देखते हैं। और आगे देख लीजिए, द मेंटल एक्सटेंडेड अप टू डेप्थ ऑफ अबाउट 2900 किलोमीटर फ्रॉम मोहो डिसकंटिन्यूटी। मतलब जो मोहो डिसकंटिन्यूटी बनती है, ये जो लेयर पतली सी बनती है जहाँ पर डेंसिटी का फर्क पाया जाता है, वहाँ से अगर हम मेंटल की गहराई नापें तो इसकी डेप्थ कितनी होती है? 2900 किलोमीटर तक की होती है। मतलब वहाँ से अगर नीचे की ओर हम गहराई नापते हैं तो मेंटल पाया कहाँ तक जाता है? ये 2900 किलोमीटर तक पाया जाता है। जो मोहर डिसकंटिन्यूटी है वहाँ से नापा जा रहा है। द वॉल्यूम ऑफ मेंटल इज अबाउट 83% ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ द अर्थ। यहाँ पर अर्थ का जो टोटल वॉल्यूम है उसका 83% मेंटल का वॉल्यूम होता है। यह जो मेंटल है यह करीब 83% हिस्सा होता है टोटल अर्थ के वॉल्यूम का, मतलब सबसे बड़ा भाग यही होता है। और भी कुछ चीज़ें हैं।
एंड इट्स मास इज अबाउट 67% ऑफ द टोटल मास ऑफ द अर्थ। और अर्थ के टोटल मास में यह 67% की हिस्सेदारी निभाता है। तो मास भी इसका ज़्यादा है और इसका जो वॉल्यूम है वो भी ज़्यादा है। वॉल्यूम जो है मेंटल का वो 83% है टोटल वॉल्यूम ऑफ द अर्थ के, और वैसे ही जो मास है वो 67% है टोटल मास ऑफ द अर्थ के। अब यहाँ पर प्रमुखता किन पदार्थों की होती है, तो सिलिका और मैग्नीशियम, यह दोनों यहाँ पर बहुतायत पाए जाते हैं। यह जो मेंटल वाला हिस्सा है इसमें सिलिका और मैग्नीशियम की जो परतें हैं या मात्रा है, ये दोनों क्या है, एलिमेंट्स हैं। यह यहाँ पर मैक्सिमम मेजॉरिटी में पाए जाते हैं और इसीलिए इस परत को, यह जो मेंटल है इसको सीमा कहा जाता है। यस आई से सिलिकॉन और एम ए से मैग्नीशियम, तो ये बन जाता है सीमा। तो ऊपर हमने देखा था सियाल, अब बीच में बनती है सीमा, और अंत में जब हम जाएंगे तो निफे बनेगा। निफे में निकिल और फेरस होते हैं और वो कोर वाला पोर्शन है। तो कोर के बारे में इसके आगे देखना है। फिलहाल यहाँ पर सीमा नाम की जो परत बनती है इसमें सीमा क्या है, यस आई से सिलिकॉन और एम ए से यहाँ पर मैग्नीशियम आर द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट ऑफ दिस लेयर। इस लेयर में सबसे ज्यादा प्रमुख रूप से पाए जाने वाले एलिमेंट्स यही सब है। हेंस इट इज आल्सो कॉल्ड सीमा। यहाँ इसीलिए इसे सीमा कहा जाता है। अब सीमा यहाँ किसी लड़की का नाम नहीं है बल्कि दो एलिमेंट्स का एक तरह से साझा रूप है, कंबाइंड फॉर्म है। इसे हम यहाँ देखते हैं और यह था मेंटल। इससे पहले हमने क्रस्ट के बारे में देखा है, जहाँ पे सियाल को देखा और वहाँ जो डिसकंटिन्यूटी बन रही थी उसका नाम क्या था, वो कोनार्ड थी। यहाँ पर जो बन रही है ये मोहोविक डिसकंटिन्यूटी है, जिसे कि हम मोहो डिसकंटिन्यूटी भी कहते हैं, जो कि अर्थ के अंदर बन रही है। मतलब क्रस्ट और मेंटल के बीच का ये ज्वाइंट है। क्रस्ट का जो अंतिम लेयर है उसमें और मेंटल की जो सबसे ऊपरी लेयर है उसके बीच में जो बनने वाली असंबद्धता है, डेंसिटी का अंतर है, वो कहलाती है मोहोविक डिसकंटिन्यूटी। इसकी खोज करने वाले ए मोहोविक नाम के एक रशियन साइंटिस्ट थे। 1909 में इन्होंने इसकी खोज की थी या इसके बारे में बताया था। इसी के आधार पर इनका नाम रख दिया गया मोहोविक डिसकंटिन्यूटी। ये हमने देखा। और ये सारी एक्सप्लेनेशन जो है ये IUGG के रिसर्च के आधार पर की जा रही है, यानी इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोडेसी एंड जियोफिजिक्स। तो ये सब हम देख रहे थे। अब इसके बाद चलते हैं क्रस्ट की ओर, माफ कीजिएगा क्रोड की ओर। और उससे पहले यहाँ कुछ चीज़ें देख लीजिए। द मेंटल इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 लेयर्स। यहाँ जो मेंटल है, मेंटल के 3 जो हिस्से थे उसको हमने देखा था, वही यहाँ पर बताया गया है। तो मेंटल के भी 3 पार्ट हैं। अब कौन कौन से हैं, इसे IUGG ने अपने हिसाब से डिवाइड किया है और IUGG का ही डिवीजन हम लोग अभी तक देख रहे हैं। अर्थ को 3 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ने का काम, मतलब 3 लेयर उसकी बना देने का काम, क्रस्ट, मेंटल और कोर, ये काम किसने किया था, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोडेसी और जियोफिजिक्स वाली जो यूनियन है उसने किया था। 3 पार्ट कौन कौन से हैं, यहाँ पर जो सिस्मिक वेव्स हैं उनकी वेलोसिटी को बेस बनाकर 3 हिस्से में अर्थ की जो मेंटल वाली परत है उसको डिवाइड करके देखते हैं। पहला वाला जो पार्ट है वो अप टू 200 किलोमीटर फ्रॉम मोहो डिसकंटिन्यूटी, यानी मोहो डिसकंटिन्यूटी से अंदर की ओर 200 किलोमीटर तक। मोहो डिसकंटिन्यूटी जहाँ बनती है वहाँ से अंदर की ओर गहराई में 200 किलोमीटर तक की जो स्थिति है वो पहला पार्ट है। उसके बाद 200 किलोमीटर से लेकर 700 किलोमीटर अंदर वाला हिस्सा, और एकदम जो नीचे वाला पार्ट है मेंटल का, जहाँ पर ये कोर से जाकर मिल जाती है, वो वाला हिस्सा 700 से लेकर यानी 700 से लेकर 2900 किलोमीटर तक पाया जाता है। और टोटल जो इसकी डेप्थ है वो कितनी है, 2900 किलोमीटर है मोहोविक डिसकंटिन्यूटी से लेकर। ये हमने देखा और उसे ही हम अलग अलग हिस्सों में बांट कर देखते हैं। तो आइए जरा चित्र को एक बार फिर से देख लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर दर्शाया गया है, मोहोविक डिसकंटिन्यूटी को भी दर्शाया गया है और उससे पहले जो क्रस्ट वाला हिस्सा था उसको भी दर्शाया गया है। तो यहाँ सब क्रस्ट को एक तरह से न्यूट्रल मान लिया गया है या नगण्य मान लिया गया है, नेग्लेक्ट कर दिया गया है। क्रस्ट वाला पोर्शन ऊपर है, इसमें ओशियनिक क्रस्ट है और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, तो वो ऊपर छोड़ देते हैं क्योंकि क्रस्ट के बारे में हम देख चुके हैं। अब यहाँ पर मेंटल के बारे में हमें देखना है, तो मेंटल के बारे में आप देख लीजिए। ये देखिए सबसे ऊपर ये वाली जो लेयर है यहाँ बन रही है मोहोविक डिसकंटिन्यूटी। उसके बाद यहाँ से जब हम नीचे आते हैं तो सबसे पहली जो लेयर है इस मेंटल की वो लिथोस्फीयर कहलाती है। यह आउटर पार्ट है, सबसे आउटर पार्ट है मेंटल का, इसको हम लोग कहते हैं लिथोस्फीयर। इसके बाद और नीचे आएंगे तो एस्थेनोस्फीयर है, और नीचे आप देख लीजिए यहाँ पर ये है एस्थेनोस्फीयर। इसके बाद और नीचे आएंगे तो ये इनर आउटर जो मेंटल की परत है वो वाली है, और यहाँ तक हम 700 किलोमीटर की गहराई जो है वो तय कर चुके हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा जो आपने अभी तक तय किया है, मतलब ऊपर से लेकर लिथोस्फीयर से लेकर नीचे का मतलब 700 किलोमीटर तक, इस एरिया को हम लोग आउटर मेंटल कहते हैं। ये मेंटल का आउटर पोर्शन है या आउटर पार्ट है, बाहरी हिस्सा है। इसमें हमने एस्थेनोस्फीयर को देखा, लिथोस्फीयर को देखा, और इसके बाद अब नीचे चलते हैं और देखते हैं मीसोस्फीयर को। मीसोस्फीयर क्या है, ये इनर मेंटल कहलाता है।
और ये नीचे तक आता है, नीचे तक आके ये जाकर कोर से जाकर मिल जाता है, कोर का जो आउटर पार्ट है वहां पर आकर ये इंक्लूड हो जाता है। मतलब 700 किलोमीटर से लेकर 2900 किलोमीटर तक की गहराई, यहाँ कचरा मच गया, इसको थोड़ा जूम कर लीजिए, अब देखिए 700 किलोमीटर से लेकर 2900 किलोमीटर तक की जो टोटल गहराई है वहां तक हम देखते हैं मीसोस्फीयर वाले पार्ट को, ये सबसे बड़ा हिस्सा होता है। और यहाँ आके ये ज्वाइंट हो जाता है कोर वाली बॉर्डर से, जो आउटर कोर है उसके बॉर्डर से ये अटैच हो जाता है। मतलब मेंटल का जो एकदम लास्ट वाला पार्ट है, जो अंतिम लेयर है, वो कोर की शुरुआती लेयर से जाकर जहाँ जुड़ती है वहाँ एक और डिसकंटिन्यूटी बनती है, वहाँ डेंसिटी का फिर फर्क आ जाता है। और इस डिसकंटिन्यूटी को गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी कहा जाता है, यानी गुटेनबर्ग असंबद्धता के नाम से जानते हैं। और ये बनती कहाँ है? 2900 किलोमीटर की गहराई में बनती है, यानी इस डेप्थ में इसका फॉर्मेशन होता है। तो ये हम यहाँ पर चित्र के माध्यम से देख रहे हैं। इससे शुरुआत कहाँ से किए थे? शुरुआत यहाँ से किए थे, ओशियनिक क्रस्ट है, ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, ये क्रस्ट वाला पोर्शन हो गया। अब इसके बाद नीचे हम बढ़ेंगे तो मेंटल को देखेंगे। अब मेंटल में यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा आउटर मेंटल है, इतना पार्ट जो आप देख रहे हैं ये आउटर पार्ट है मेंटल का। और जो नीचे वाला पार्ट आप ये वाला देख रहे हैं ना, ये इनर पार्ट है। आउटर मेंटल में आपने देखा कि 100 किलोमीटर, 400 किलोमीटर और फिर यहाँ तक ये 700 किलोमीटर की पूरी डेप्थ है। यहाँ से हमने यहाँ तक शुरू किया। इसमें लिथोस्फीयर है, लिथोस्फीयर के बाद एस्थेनोस्फीयर है, ये दोनों स्फीयर्स यहाँ पाए जाते हैं। और मोहोविक डिसकंटिन्यूटी जो है वो एकदम यहाँ पर बनती है, ये वाली जो लेयर है यहाँ पर इसका फॉर्मेशन होता है। इसके बाद जब हम इनर मेंटल में आते हैं तो इसको मीसोस्फीयर कहा जाता है। और मीसोस्फीयर में मतलब जो गहराई है, ये पूरा जो चौड़ाई इसकी हम कह सकते हैं वो कितनी है, 700 किलोमीटर से लेकर 2900 किलोमीटर तक की है। ये हमारा इनर मेंटल का पार्ट है, मीसोस्फीयर जिसको कहा जाता है। इसके बाद गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी आप देखेंगे जो कि क्रस्ट और मेंटल के बॉर्डर पे बन रही है, और यहाँ से आउटर कोर, माफ कीजिएगा, कोर और मेंटल के बॉर्डर पे बन रही है, और यहाँ से आउटर कोर जो है वो स्टार्ट हो जाती है। और इसके बाद आउटर कोर नीचे तक जाती है, और आउटर कोर को हम मान के चलते हैं कि ये लिक्विड स्टेट में है, ये तरल अवस्था में है। और जहाँ पर आउटर कोर और इनर कोर का मेल होता है, जहाँ पर इनर कोर और आउटर कोर आपस में आकर मिलते हैं, वहाँ पर लेमैन डिसकंटिन्यूटी बनती है। तो ये जितनी भी डिसकंटिन्यूटीज बनती हैं, इन पर क्वेश्चन भी बनते हैं, अच्छे खासे क्वेश्चन बनते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि किसके किसके बीच में कौन कौन सी डिसकंटिन्यूटी यहाँ पर क्रिएट हो रही है। तो गुटेनबर्ग कहाँ बन रही है? गुटेनबर्ग जो डिसकंटिन्यूटी है वो मेंटल और कोर के बीच में बन रही है। मेंटल का जो सबसे लास्ट वाला पार्ट है उसमें, और जो कोर का जो सबसे बाहरी हिस्सा है, यानी आउटर कोर की जो सबसे बाहरी लेयर है, उसके बीच में जो डिसकंटिन्यूटी बन रही है वो गुटेनबर्ग है। उसके बाद कोर का जो बीच वाला हिस्सा है, मतलब आउटर कोर और इनर कोर का जहाँ ज्वाइंट हो रहा है, वहां पर लेमैन डिसकंटिन्यूटी बन रही है। और सबसे ऊपर वाली जो डिसकंटिन्यूटी थी उसका नाम क्या था? वो सबसे ऊपर वाली का मतलब समझ रहे हैं, जो क्रस्ट की बात की जा रही थी, उसमें भी तो अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट थी, तो वहां पर कोनार्ड नाम की डिसकंटिन्यूटी बन रही थी। क्रस्ट वाले पोर्शन में, यहाँ दिया नहीं है भले ही, कोनार्ड नाम की डिसकंटिन्यूटी बनती है। उसके बाद क्रस्ट और मेंटल का जहाँ ज्वाइंट होता है वहां पर मोहोविक नाम की डिसकंटिन्यूटी बनती है। वैसे ही जहाँ पर मेंटल और कोर का ज्वाइंट होता है, जहाँ पर मेंटल और कोर का ज्वाइंट होता है वहां पर बनती है गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। और वैसे ही जहाँ पर कोर वाला जो पोर्शन है उसमें बाहरी और अंदर वाले हिस्से का ज्वाइंट होता है, वहां पर बनती है लेमैन डिसकंटिन्यूटी। इस प्रकार से अलग अलग जो असंबद्धताएं हैं वो बनती हैं। और ये सारी डिसकंटिन्यूटीज किस चीज़ को दर्शाती हैं? ये दर्शाती हैं डेंसिटी के फर्क को, डेंसिटी के अंतर को। और यही जो डेंसिटी का अंतर है, डिफरेंस है, इसी वजह से जो वेव्स हैं, सीस्मिक वेव्स हैं, उनकी वेलोसिटी बदलती रहती है, उसमें चेंजेस आते रहते हैं। ये हमने यहाँ पर देखा। तो आइए इसे लौट चलते हैं और वापस थ्योरी में देख लेते हैं। द कोर। अब कोर के बारे में देखने का नंबर आ गया है, हम लोग सबसे गहराई में आ पहुंचे। और सबसे गहराई में जब आ पहुंचे हैं तो यहाँ पर हम देखेंगे कि एट द लोअर एंड ऑफ द लोअर मेंटल, यानी जो लोअर मेंटल है, सबसे निचला वाला जो मेंटल का हिस्सा है, उसका जो सबसे लोअर एंड है, यानी अंतिम छोर है, वहां पर द वेलोसिटी ऑफ पी वेव्स सडनली इंक्रीजेस। वहां पर पी वेव्स जो है, यानी प्राइमरी वेव्स जो है, उनकी वेलोसिटी एकाएक और ज्यादा इंक्रीज कर जाती है। वो जगह जगह बढ़ रही है, जैसे जैसे हम अंदर जा रहे हैं उसकी वेलोसिटी में बढ़ोतरी हो रही है। लेकिन यहाँ पर आकर, मतलब जहाँ पर मेंटल का अंतिम हिस्सा समाप्त होता है, अंतिम लेयर खत्म होती है, यहाँ पर उसकी वेलोसिटी में एकाएक बूस्ट हो जाता है, बूम देखने के लिए मिलता है। और ये कितना इंक्रीज होती है? ये एकाएक बढ़कर हो जाती है 13.6 किलोमीटर पर सेकेंड। इतनी ज़्यादा इसकी वेलोसिटी में एकाएक बढ़ोतरी देखने के लिए मिलती है, बदलाव देखने के लिए मिलता है। दिस शोज अ सडन चेंज इन द डेंसिटी ऑफ द रॉक्स रिजल्टिंग इनटू टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी नोन एज, यहाँ पे गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी के नाम से इसे जानते हैं।
इसमें दो लोग थे, एक तो विशार्ड थे और दूसरे गुटेनबर्ग थे, तो दोनों लोगों का नाम एक साथ अटैच है। वैसे प्रचलित तौर पर इसे गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी के नाम से ही जाना जाता है, लेकिन यहाँ पर आप पूरा नाम जानिए तो विशार्ड गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी, विशार्ड गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी के नाम से इस असंबद्धता को जानते हैं, जहां पर डेंसिटी का फर्क इतना ज़्यादा आ जाता है कि एकाएक जो पी वेव्स हैं यानी प्राइमरी वेव्स हैं उनकी वेलोसिटी इंक्रीज होकर 13.6 किलोमीटर पर सेकेंड हो जाती है। ऐसा कहाँ पर होता है? जहां पर मेंटल की परत, ये मेंटल जो है इसकी आखिरी जो लेयर है वो खत्म हो रही होती है और यहाँ से कोर की शुरुआत हो रही होती है। यहाँ पर एकाएक जो वेलोसिटी है पी वेव्स की वो बहुत तेजी से बढ़ती है। इसका मतलब क्या है? डेंसिटी में बहुत बड़ा बदलाव देखने के लिए मिल रहा है। तो ये हम यहाँ महसूस करते हैं और यहाँ जो डिसकंटिन्यूटी क्रिएट होती है उसको हम लोग कहते हैं विशार्ड गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। दिस कोर एक्सटेंडेड अप टू द, यहाँ आप इसे देख लीजिए, दिस कोर एक्सटेंडेड अप टू द, ये वाली लाइन है, डेप्थ ऑफ 6371 किलोमीटर फ्रॉम द गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। इसे प्रचलित तौर पर गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी ही कहा जाता है, लेकिन पूरा नाम इसका जानते रहिए विशार्ड गुटेनबर्ग। खैर, अब यहाँ पर जो डेप्थ है वो कितनी है? 6371 किलोमीटर है, 6371 किलोमीटर फ्रॉम द गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। जहाँ पर गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी बनती है वहाँ से हम जो कोर एरिया है उसको कहाँ तक नापते हैं? उसे नापते हैं 6371 किलोमीटर तक गहराई में। एंड इट इज आल्सो डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। अब इसके भी दो हिस्से कर दिए गए हैं, तो दो हिस्से आपने देख रखे हैं, कौन कौन से हैं? एक आउटर पार्ट है और एक इनर पार्ट है। तो जो आउटर पार्ट है उसकी गहराई आप देखिएगा तो यहाँ पर 2900 किलोमीटर से लेकर 5150 किलोमीटर तक है। जो कोर एरिया है, अंतिम वाला पार्ट है, उसके भी दो हिस्से कर दिए गए हैं। तो जो पहला पार्ट है, ये दो हिस्से हो गए, तो जो पहला पार्ट है वो कितना है गहराई उसकी? 2900 से लेकर, मतलब ये 2900 से लेकर 5150 किलोमीटर तक है। और जो अंतिम वाली लेयर है उसकी एकदम केंद्र तक गहराई अगर नापिएगा ये वाली, तो ये 5150 किलोमीटर से लेकर 6371 किलोमीटर तक डेप्थ में है। इतनी गहराई है। तो दो पार्ट में इसे डिवाइड करके देखते हैं और दीज पार्ट्स आर नोन एज, अब इन पार्ट्स को हम किस रूप में देखते हैं? तो यह कहलाते हैं आउटर कोर और इनर कोर। इन्हें आउटर कोर कहा जाता है और इनर कोर कहा जाता है। जो बाहरी वाली कोर एरिया है, मतलब इसमें ऐसे दो पार्ट बने हुए थे, तो जो ये वाला एरिया है इसको हम लोग आउटर कोर कहते हैं और ये जो एकदम पृथ्वी के केंद्र के पास में है इसे हम इनर कोर कहते हैं। और यह जो कोर वाला पोर्शन है रिस्पेक्टिवली, मैंने क्रमशः इन्हें इन नामों से संबोधित करते हैं। ये वाला आउटर कोर हो गया और ये इनर कोर हो गया। द वॉल्यूम ऑफ कोर इज नियरली 16% ऑफ द अर्थ, बट इट्स मास इज 32% ऑफ टोटल मास ऑफ द अर्थ। इसका जो वॉल्यूम है, पूरे कोर एरिया का जो वॉल्यूम है वो 16% है पूरे अर्थ के वॉल्यूम का, लेकिन जो मास है वो 32% है टोटल अर्थ के मास में। यानी पृथ्वी का जितना मास है, टोटल मास द्रव्यमान है, उसमें ये 32% की भागीदारी निभाता है। अब यहाँ पर जो कुछ मात्रा में सिलिका है उसकी उपस्थिति हमें इनर कोर में मिलती है, लेकिन यहाँ पर जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट मटेरियल है या एलिमेंट्स हैं उसमें निकिल और आयरन है। जो मेन मटेरियल या मेन एलिमेंट्स यहाँ से पाए जाते हैं वो कौन कौन से हैं? एक तो निकिल है और दूसरा आयरन है। सो इट इज आल्सो नोन एज निफे। इसे निफे भी कहा जाता है। NIFE, ये कैपिटल लेटर में नहीं होगा, ये ऐसे होगा। इसको हम लोग लिखते कैसे हैं? इस तरीके से लिखते हैं ताकि समझने में सुविधा हो। N कैपिटल रहेगा, I स्मॉल लेटर का रहेगा, वैसे ही F कैपिटल रहेगा और E जो है वो स्मॉल लेटर का रहेगा। मतलब समझे? NI का मतलब क्या? निकिल, और FE का मतलब क्या? फेरस, और फेरस को ही हम लोग कहते हैं आयरन। फेरस का ही जो प्रचलित नाम है वो आयरन है। तो ये जो कोर एरिया है, चाहे वो इनर वाला पार्ट हो या आउटर पार्ट हो कोर का, उसमें यही दोनों एलिमेंट्स मेजॉरिटी में पाए जाते हैं और यही वजह है कि इस एरिया को हम लोग निफे के नाम से जानते हैं। एट प्रेजेंट द अमाउंट ऑफ सिलिका इज 20% एंड दैट ऑफ आयरन एंड निकिल इज 80%। ये जो कोर एरिया है जिसके बारे में अभी हमने इतना बढ़ा चढ़ाकर बखान किया है, इसमें करीब 20% सिलिका पाया जाता है। सिलिकॉन भी यहाँ होता है, तो अर्थ के निर्माण में सिलिकॉन का एक बड़ा योगदान है। सिलिकॉन यहाँ होता है, कितना होता है? 20% वनली। और जो आयरन और निकिल का परसेंटेज है वो ज़्यादा है, ये मेजॉरिटी में है। 80% जो है वो आयरन यानी फेरस और निकिल यहाँ पर पाए जाते हैं। इस वजह से इस पूरे क्षेत्र को, यानी कोर वाला जितना भी एरिया है, चाहे वो इनर हो या आउटर, उसे हम निफे के नाम से जानते हैं। तो हमने 3 लेयर्स देखी। ऊपर वाली जो लेयर थी उसको हम लोग सियाल कहते थे। जो ऊपर वाली लेयर थी, यहाँ पर आप इसे बना लीजिए ऐसे। 3 पार्ट इसका मोटे तौर पे डिवाइड करते हैं। ये वाला क्रस्ट हो गया, ये मेंटल हो गया, ये कोर हो गया। तो ऊपर वाली जो ये वाला एरिया था इसको हम लोग सियाल कहते थे, क्योंकि यहाँ सिलिकॉन और एल्यूमिनियम पाए जाते थे। इसका नाम सियाल था ऐसे।
उसके बाद बीच वाला जो पार्ट था इसको हम लोग सीमा कहते थे। सीमा क्यों कहते थे? क्योंकि यहाँ सिलिकॉन और मैग्नीशियम पाए जाते थे। इसके बाद सबसे अंदर वाले हिस्से को हमने देखा, जो कोर वाला पोर्शन था, तो यहाँ पर निफे बना, यानी निकिल और फेरस। तो यहाँ आप देख रहे हैं कॉमन चीज, सिलिकॉन सब में है, ऊपर वाले दोनों हिस्सों में तो है ही है, मतलब जो क्रस्ट और मेंटल है वहां तो है ही है, लेकिन जो कोर है वहां भी है। यहाँ भी सिलिकॉन का कितना परसेंट है? 20% है। हालांकि ज़्यादा मेजॉरिटी में जो आयरन और निकिल है वही पाए जा रहे हैं, इसी वजह से इसको निफे कहा जाता है। तो ये 3 अलग अलग लेयर्स हैं और इनमें अलग अलग जो डिसकंटिन्यूटीज बनती हैं उनको हम जानते हैं और देखते हैं। यहाँ तक हमने जो कोर एरिया था उस वहाँ तक अपनी अर्थ का दर्शन कर लिया था। क्रस्ट से हमने शुरुआत की थी और क्रस्ट से होते हुए मेंटल को देखा और मेंटल के बाद कोर तक पहुंचे। अब जरा सा इसमें एक चीज़ और बची हुई है, उसको देख लीजिए। इविडेंसेस फ्रॉम मेटेराइट्स। मेटेराइट्स से किस प्रकार के इविडेंस हमें मिले यह देखने की आवश्यकता है। जो उल्काश्म होते हैं, उल्कापिंड और उल्काश्म का कॉन्सेप्ट हमने पिछले वाले वीडियो में देखा था, डिस्कस किया था। यह सब क्या होती हैं? सेलेस्टियल बॉडीज होती हैं जो कि अर्थ की ग्रेविटी में फंसकर इसकी ओर खींचने लगती हैं, और खींचने लगती हैं तो जैसे ही ये अर्थ के करीब में आती है इनकी स्पीड एकाएक बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स इन्हें और तेजी से खींचने लगता है। अब जब ये अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करते हैं, मतलब ये जो सेलेस्टियल बॉडीज होती हैं या पार्टिकल कह लीजिए, यह जब अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करते हैं तो यहाँ पर फ्रिक्शन होता है, और फ्रिक्शन का नतीजा होता है कि ये पूरी तरह से प्रज्वलित हो जाते हैं, इनमें आग लग जाती है। अब कुछ हिस्सा तो जलकर राख हो जाता है, मतलब जो कुछ पार्टिकल्स होते हैं या कुछ जो कण होते हैं वो वहीं रास्ते में ही जल जाते हैं, राख बन जाते हैं। और कुछ जो होते हैं वो अधजले अवस्था में अर्थ के सरफेस तक पहुँचते हैं, तो वही जो अधजले कण होते हैं या अधजले टुकड़े होते हैं, कहना सही रहेगा, वो यहाँ पर मेटेराइट्स कहलाते हैं। और उसे हम बतौर एविडेंस यूज करते हैं अपनी अर्थ के अंदर वाले हिस्से को जानने के लिए, या किसी भी चीज़ को अर्थ से संबंधित जो जानकारियां हैं उसे प्राप्त करने के लिए। इससे पहले हमने अपनी अर्थ की एज को डिसाइड करने के लिए, उसका निर्धारण करने के लिए इन्हें सोर्स के तौर पर यूज किया था। तो मेटेराइट्स आर दोज सॉलिड स्ट्रक्चर्स विच इंडिपेंडेंटली फ्लोट इन द स्पेस। यह स्वतंत्र रूप से स्पेस में फ्लोट कर रहे होते हैं, तैर रहे होते हैं, और एकाएक क्या होता है, अर्थ का जो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन है वो इन्हें अपनी ओर खींच लेता है, और दे कोलाइड विद द अर्थ, और ये अर्थ से टकराते हैं, ये अर्थ से टकरा जाते हैं। अब सारे टुकड़े नहीं टकराते हैं, जितने इसकी ओर खींचते हैं, अर्थ की ओर खींचते हैं, सब नहीं टकराते। उसमें से कुछ ही जो है वो सही सलामत अर्थ तक पहुंचते हैं, बाकी तो राख में बदल जाते हैं। ये आपने देखा, बिकॉज ऑफ हाई अमाउंट ऑफ एटमॉस्फेरिक फ्रिक्शन। यहाँ पर जो एटमॉस्फेरिक फ्रिक्शन है वो बहुत ज़्यादा होता है। अर्थ के चारों ओर गैसेस का एक कवर है जिसे कि हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। तो ये जो गैसियस कवर है ये इन्हें आगे बढ़ने से रोकता है। घर्षण क्या होता है? घर्षण किसी भी प्रकार के मोशन का विरोध करता है, विरोधी होता है। तो यहाँ पर जो फ्रिक्शनल फोर्स है ये एटमॉस्फेयर के द्वारा आरोपित किया जाता है, और यह इन मेटेराइट्स को या मेटॉर्स को आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश करता है। नतीजा क्या होता है? इनकी जो आउटर लेयर होती है, इन मेटेराइट्स की जो आउटर लेयर होती है वो बर्न आउट हो जाती है, यानी जल जाती है, और अंदर का जो इंटीरियर है वो दिखाई पड़ने लगता है, वो एक्सपोज कर जाता है, बाहर की ओर खुल जाता है। अकॉर्डिंग टू द हैवी मटेरियल, और यहाँ पर जो हैवी मटेरियल्स है फाउंड इन इट्स सेंटर पार्ट या सेंट्रल पार्ट, इसका जो सेंट्रल पार्ट है उसमें कुछ हैवी मटेरियल्स पाए जाते हैं, और उसके आधार पे हम ये अंदाजा लगाते हैं कि द इंटीरियर ऑफ द अर्थ कैन बी एज्यूम्ड, मतलब जो अर्थ का इंटीरियर है वो भी इसी प्रकार के हैवी मटेरियल से बना होगा, ऐसा हम अंदाजा लगाते हैं। कहने का मतलब समझ रहे हैं? यह जो मेटेराइट्स हैं इन्हें हम बतौर एविडेंस यहाँ यूज़ कर रहे हैं, और हम क्या जानना चाह रहे हैं? हम अपनी अर्थ के इंटीरियर को जानने की कोशिश कर रहे हैं, जो इंटरनल पार्ट है उसको समझने का प्रयास कर रहे हैं। और इसी क्रम में जब हम ये देखते हैं कि कुछ जो सेलेस्टियल पार्टिकल्स हैं, बॉडी कहना तो सही नहीं रहेगा, ये पार्टिकल्स हैं, ये अर्थ में स्पेस में ऐसे ही फ्लोट कर रहे थे, और एकाएक अर्थ का जो ग्रेविटेशनल पुल है ये इन्हें अपनी ओर खींचता है, अट्रैक्ट करता है, और जो एटमॉस्फेरिक फ्रिक्शन है उसकी वजह से इनका बाहरी हिस्सा घर्षण के कारण आग लगती है और जलकर राख हो जाता है, और अंदर का पार्ट जो है वो एकाएक खुल जाता है, अनावृत हो जाता है। तो अंदर वाला जो हिस्सा, बीच वाला जो हिस्सा है, उसको जब हम देखते हैं तो वहाँ जो हैवी मटेरियल है उसकी अधिकता होती है। इससे हम अंदाजा लगाते हैं कि हमारी अर्थ का भी जो अंदर का हिस्सा है वो भी हैवी मटेरियल से बना होगा। क्यों ऐसा सोचते हैं? क्योंकि सारी चीज़ें यहीं एक ही जगह से बनकर सामने आई हैं। जो बिग बैंग वाली थ्योरी है, अगर हम उसको बेस बनाएं तो हम ये मानते हैं कि किसी एक हेवनली बॉडी में विस्फोट हुआ था और सब कुछ वहीं से निकला है। तो अगर सब कुछ वहीं से निकला है तो सब जितनी भी चीज़ें हैं सबका नेचर भी एक जैसा होना चाहिए। तो इस वजह से जिस नेचर के या जिस स्वभाव के, जिस स्ट्रक्चर के मेटेराइट्स हैं, उसी स्ट्रक्चर की लगभग हमारी अर्थ भी होनी चाहिए, उसी का बड़ा रूप। तो इस आधार पे हम सिर्फ अंदाजा लगाते हैं। तो ये भी एक जानने का तरीका है, और यह नेचुरल सोर्सेज में आता है, यह प्रकृति द्वारा निर्मित है। इसे हमने देखा, और इससे पहले हमने अपनी अर्थ की लेयर को 3 पार्ट्स में डिवाइड करके देखा। उसमें क्रस्ट, मेंटल और कोर था। ये सब देखने के बाद
ये जो मेट्राइड्स का एविडेंस है इसको भी देखने के बाद अब यहाँ पर कुछ कॉमन एलिमेंट्स हैं जो कि क्रस्ट पर पाए जाते हैं। अर्थ की क्रस्ट पर कुछ एलिमेंट्स पाए जाते हैं और वह कितनी मात्रा में मिलते हैं। जो यहाँ वेट दिया हुआ है, इनका जो अमाउंट दिया है वो परसेंट में दिया हुआ है, इतने प्रतिशत ये पाए जाते हैं। तो देख लीजिए हमारी पीरियोडिक टेबल में बहुत सारे एलिमेंट हैं, उसमें से कुछ के दर्शन आपको यहाँ पर होंगे, जैसे कि ऑक्सीजन है। और यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनता है, कौन सा एलिमेंट कितने मात्रा में पाया जाता है, या कौन सा एलिमेंट मेजॉरिटी में है, कौन सा माइनॉरिटी में है, ये हमें बताने के लिए आता है। तो ऑक्सीजन का अमाउंट कितना है, ये 46.60% है। ये वेट जो है ये परसेंट में दिया हुआ है, ये वेट है असल में। इसके बाद सिलिकॉन का अमाउंट कितना है, तो ये 27.72% है, ये सब प्रतिशत में है। इसके बाद एल्यूमिनियम जो है वो तीसरे नंबर पर है, थर्ड पोजीशन पे है, 8.13% है। फेरस का अमाउंट कितना है, तो ये 5% है। कैल्शियम का अमाउंट कितना है, तो ये 3.63% है। इसके बाद यन क्या है, यन यहाँ पर ये सोडियम है, तो सोडियम का अमाउंट कितना है, 2.83% है। के क्या है, के फॉर केलियम, केलियम मतलब पोटेशियम इसको हम कहते हैं जनरली, तो पोटेशियम का अमाउंट कितना है, 2.59% है। और मैग्नीशियम को आप समझ ही रहे हैं, ये 2.09% है। तो ये वेट दिया हुआ है परसेंटेज में, और यह वेट किसका है, अलग अलग एलिमेंट्स का है जो कि अर्थ की क्रस्ट पर पाए जाते हैं। अर्थ की क्रस्ट पे इनकी एग्जिस्टेंस होती है, उपस्थिति होती है। इसमें मैक्सिमम कौन है, ऑक्सीजन है। अगर तत्व की हम बात करें तो इसमें ऑक्सीजन जो है ये मैक्सिमम अमाउंट में अर्थ की क्रस्ट में पाया जाता है। दूसरे नंबर पर सिलिकॉन है, तीसरे नंबर पर एल्यूमिनियम है, उसके बाद बाकी जो एलिमेंट्स हैं वो आते हैं। इन्हें हमने देखा तो क्रस्ट पे इन एलिमेंट्स की बहुतायत होती है, हालांकि इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें पाई जाती हैं, लेकिन यह मैक्सिमम अमाउंट में होते हैं। तो यहाँ तक हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है, जिसमें कि हमने अपनी अर्थ के इंटरनल पार्ट को थोड़ा गहराई से जानने की कोशिश की। अलग अलग जो डिसकंटिन्यूटीज़ हैं, इसके अलावा जो वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ हैं, सीस्मिक वेव्स हैं, उनके बारे में देखा। क्रस्ट, मेंटल और कोर को पहचाना, उसके अलग अलग जो पार्ट्स थे, डिफरेंट पार्ट्स थे, उनके बारे में जाना। कहाँ डेंसिटी बढ़ रही है और कहाँ डेंसिटी कम हो रही है, कौन सा एरिया लिक्विड स्टेट में है और कौन सा सॉलिड स्टेट में है, यह जानने की कोशिश की। और अंत में, सबसे अंत में, हमने मेट्राइड्स से जो प्राप्त होने वाले एविडेंस थे उस पर चर्चा की, और एक टेबल के साथ हमने अपनी बात को समाप्त किया। यह जो टेबल है इसमें हमने क्रस्ट के फॉर्मेशन को देखा। क्रस्ट के फॉर्मेशन में अलग अलग जो एलिमेंट्स हैं उनकी कौन सी भूमिका है, कौन कितनी मात्रा में कितने परसेंट में पाया जा रहा है, यह सब कुछ हमने देख लिया है। अब हमारा अगला जो चैप्टर होगा वह अगले वीडियो लेक्चर में होगा, जिसका नाम है रॉक्स। चैप्टर नंबर 4 को हम देखने वाले हैं, जो कि है रॉक्स। तो रॉक्स की शुरुआत होगी अगले लेक्चर में। इसमें इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।